यार सुमन जी, आप खुद आया करो चेक करने। यार तो डेली का कैलेंडर रहता है, समय 9 बजे है, क्लास का 9:20 हो गए हैं। पहले कोई प्रिपरेशन नहीं रहती है, टीवी आदि बंद रहते हैं, पंखे चल रहे हैं कहीं नहीं चल रहे हैं। अरे डर जा यार, चल जाएगा अभी। सुबह सुबह फालतू में यार। इधर देखो बोर्ड पे, बोर्ड पे कर दो, चल जाएगा। हम्म, पंखे तो बंद कर दो, पंखे क्यों चला रहे हो? बंद कर दो पंखे, कोई दिक्कत नहीं। तू बहुत बोलती है, चुपचाप शांति सुनो एक बार। नदी का नाम था लोहित। कौन नदी? लोहित नदी के ऊपर एक पुल बताया था आपको, और लोहित का धौला सदिया, इसे सियांग के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम थे? सिया। अरुणाचल में कहते हैं सियाम। देखो ये मैंने बता दिया था, बोगीबील पुल बता दिया था। ये देखो रेल से सड़क पुल, ऊपर सड़क नीचे से रेल, ऐसे सिस्टम होता है, ठीक है ना? हाँ, पटना वाली इसकी तरह। एक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है तीस्ता। कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट नदी है तीस्ता। तीस्ता के बारे में आप सुन लीजिए। ये तीस्ता जो नदी है, ये तीस्ता नदी आपकी एक वो पड़ती है, एक चोटी पड़ती है, इसका नाम है कंचनजंगा। कौन चोटी? कंचनजंगा चोटी के ऊपर ग्लेशियर है। अब भाई ग्लेशियर पिघलेगा, वो ग्लेशियर का नाम है जेमू। कौन ग्लेशियर? अब ग्लेशियर तो सिंपल बात, पिघल जाएगा। ग्लेशियर पिघलेगा तो पानी उसका जो रहेगा, वो पानी बह करके कहीं इकट्ठा होगा और झील बनेगी, जिसका नाम है कौन सी? चोलामू। कौन सी है? ऊपर से ग्लेशियर पिघला, चोलामू झील में पानी इकट्ठा हुआ, पानी जब ज्यादा हो गया तो नदी के रूप में निकल लिया, और इस प्रकार से नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम है कौन सी? उसका नाम है तीस्ता। कौन सी है? तीस्ता। तीस्ता नदी का नाम पड़ता है तीस्ता। तो कंचनजंगा चोटी के निकट से निकलती है, जेमू ग्लेशियर, चोलामू झील, और स्थित राज्य आपका कौन सा है? सिक्किम। ये दोनों हो गए क्या? दोनों सुमन जी, दोनों बैच लाइव हो गए? दोनों हो गए ना? ठीक है। अब तुम लोग प्लीज बोलना मत, मुझे ऑनलाइन वाले बच्चों से बातचीत करनी है एक बार। तो ऑनलाइन में कोई एक बच्चा है, तो वो जो बच्चा है ना, उस बच्चे ने कल बड़ी भयानक तरीके से शिकायत करी है कि मैं ढंग से नहीं पढ़ाता हूँ और मैं फंस गया हूँ बैच लेकर के, ठीक है ना? अब वो बच्चा जो भी है, मुझे बताया मैनेजमेंट ने सब बच्चे का। अब देखो ये बात मैनेजमेंट तो जानता ही है कि मैं ढंग का पढ़ाता हूँ नहीं पढ़ाता हूँ, खान सर भी जानते हैं इस बात को, ढंग का पढ़ाता हूँ नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? और आप लोग भी जानते हो, और ऑनलाइन के लाखों लाखों लोग पढ़ा दिए, वो सब भी जानते हैं, है ना? तो एक बात तो ये है कि इस तरीके का सर्टिफिकेट बांटने की आवश्यकता नहीं है कि अच्छा पढ़ाता हूँ नहीं पढ़ाता हूँ। मुझे भी इस बात का आभास है। बच्चे की शिकायत ये है बच्चे की शिकायत क्या है कि लाख बार कमेंट लिखते हैं फिर भी नहीं सुनते हैं। नहीं सुनूंगा, अभी भी नहीं, कभी भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है। मैं एक एक बच्चे को एंटरटेन करूँ यहाँ खड़ा होकर के, या फिर मैं पढ़ाऊँ? मेरी बात समझे नहीं समझे? दूसरी बात रहा पढ़ने का, अगर मेरे से भी बात समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब बच्चे को अपने ऊपर विचार करना चाहिए, बहुत सख्त जरूरत है। समझे नहीं समझे? बच्चे को मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो फिर ये मान लो बच्चे में कहीं ना गड़बड़ है, कंसंट्रेट नहीं। लाख बार जो बच्चा मैसेज दिख रहा है, आप बताओ वो क्या कंसंट्रेट कर रहा होगा? जो बालक 3 4 5 दिन 6 दिन लगा, एक सप्ताह आपने लगा, 3 दिन 2 दिन आपने प्रयास किया, क्लास शुरू हुई, आप एक बार भी कहीं भी आप दाएं बाएं नहीं गए, आपने मोबाइल को टच नहीं किया, तब उसके बाद में सोचे लाख बार मैसेज करने की आवश्यकता है नहीं। भाई जरूरत नहीं है, जो भी बालक है वो जो भी है, मुझे नाम जानना ही है, वो फोन में रखा है स्क्रीन, ठीक है ना? तो अब एक चीज बताओ, अब मैं इनके मैसेज पढ़ते रहूंगा, इधर पढ़ना शुरू कर दूं, हाँ भाई ये गुड मॉर्निंग, ये नमस्ते, ये गुड मॉर्निंग, हाँ भाई खुश रहो, ये हो जाओ, वो हो जाओ, वो हो जाओ, है ना? तो जो है बताओ कितने बच्चों को एंटरटेन करूंगा? समस्या है इनकी, पता ही नहीं चलती क्या समस्या है। और दूसरी बात रही बात डाउट की, देखो अगर कोई डाउट आता तो डाउट क्या होता है ना, कॉमन बच्चे का लिखने का मतलब ऑफलाइन पर ध्यान देते हैं। मैं ऑफलाइन पे क्या ध्यान देता हूँ बताओ? मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन के बच्चे वैसे देखते हैं, ऐसे तुम देख रहे हो, वैसे तुम देख रहे हो, ऐसे ये देख रहे हैं, है कि नहीं? तो ऐसा थोड़ी ना है। तो ये बात है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई डाउट है, जेन्युइन डाउट है, जब तो समझ में आती है कि सर ये टॉपिक आपने पढ़ाया, इस बात में हमें डाउट आया, तो ये क्वेश्चन आप डिस्कस कर लो, ठीक है ना? सर्टिफिकेट बांटने से कुछ फायदा नहीं है कि नहीं? तो जो भी बालक था वो बच्चा थोड़ा सा देख ले। सुमन जी इस बात को, ये बात डिसाइड करो, मेरी क्लास में ऑपरेटर यहाँ परमानेंट रहना चाहिए, और बच्चे के जो डाउट आते हैं, फालतू बात करते हैं वो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। जो बच्चे का डाउट आए पढ़ाई से संबंधित, उस डाउट को नोट करके मुझे बताना है। मतलब बच्चे का यहाँ पर क्या होता है कि क्लास से तुरंत क्लास लगी चल रहा है, ठीक है, गायब, ठीक है ना? वो गायब नहीं होना चाहिए, भले कुछ भी बोले। तो ये एक ऑपरेटर जो भी है वो फिक्स यहाँ बैठ जाएगा। डाउट अगर है पढ़ाई का कोई भी, कि कोई क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है, क्योंकि आपने देख नहीं पाते ना हर डाउट को, हाँ फोटो खींच ले या फिर लिख के या जैसे भी हाईलाइट करे, कुछ भी करे, ठीक है ना? मेरे से बताएगा कि ये डाउट पूछा है बच्चे ने, ठीक है ना? तो क्योंकि फालतू जो बच्चे लिखते हैं उनके चक्कर में डाउट भी नहीं करवा पाते हैं। तो जो बालक की बात समझ लो, मैं एंटरटेन नहीं करूँगा किसी को भी फालतू का। दूसरी बात उसमें लिखा था कि अपने एक सर हैं टीचर, कि वो सर जी की चीज़ पढ़ाते हैं, बहुत मस्त पढ़ाते हैं, ठीक है ना? अब तुम मुझे बता रहे हो मस्त पढ़ाते हैं कि बहुत मस्त पढ़ाते हैं कि खराब पढ़ाते हैं, अच्छा, तो ये आवश्यकता थोड़ी है मुझे बताने की कि कौन कैसा पढ़ाता है, समझे नहीं समझे? तो उतनी सब जरूरत है नहीं बताने की, ठीक है ना? क्योंकि देखो जब एक्सक्लूसिव केवल ऑनलाइन होगा तो टीचर पूरा फोकस रहता है सामने डिस्प्ले के ऊपर, कैमरे के ऊपर, समझे नहीं समझे? अब चूंकि मैं जब ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन पढ़ाऊंगा तो मेरी निगाहें जो है वो नीचे रहेंगी, सामने कैमरे के ऊपर निगाह नहीं रहेगी, समझे नहीं समझे? तो कैमरे पे निगाह नहीं जाएगी, नीचे जाएगी, तो बच्चे को लगता है हमारी तरफ नहीं देख रहा है, मैं तुम्हारी तरफ देख भी लूं कैमरे के ऊपर तो फायदा नहीं है कुछ भी, ठीक है? मुझे तो कैमरा ही दिखेगा, समझे नहीं समझे? तो एक एक कमेंट के ऊपर भाई मैं जो भी आप थे, आप में से कौन बच्चा था, वो एक एक बच्चे को मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैसेज लिखो, खूब शिकायत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे नहीं समझे? क्योंकि मैं ठीक पढ़ाता हूँ इसलिए मैं केजीएस में हूँ, नहीं तो यहाँ होता ही नहीं, ठीक है ना? ठीक से पढ़ा रहा हूँ। हाँ कहीं मैं जानता हूँ कि मैं खुद आलसी हूँ, मैं जानता हूँ मैं आलसी कैसे हूँ कि मैं चलता चलता 5 मिनट लेट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, चल रहे हैं, मेरी कमी है, मैं जानता हूँ, ठीक है ना? मैं नोएडा ऑफिस गया एक बार, तो वहाँ हमारे जितने भी मैनेजर्स हैं या कोऑर्डिनेटर हैं बैच के, वो सारे लोग आए, वो सब लोग आकर बोले सर आप बहुत अच्छा लगता है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो चूंकि वो देखते हैं ना क्लासेस को लगातार, तो वो बोले सर ये है, ये है, ये वो पूरा मतलब तारीफों के पुल बांध रहे थे। मैंने लास्ट में कहा, मैंने ये मुझे पता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ये भी मैं जानता हूँ, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, ये भी जानता हूँ मैं डायग्राम बहुत अच्छा बनाता हूँ, आप ये बताओ कमी क्या है? बात समझे नहीं समझे? आपकी ड्यूटी है कि आप मुझे बताओ सर ये कमी है, समझे नहीं समझे? तो मैं मुझे कोई कमी बताओगे तो मैंने हमारे पूरे मैनेजमेंट को कर रखा है। आपको कभी भी ऐसा लगे कि सर आपकी क्लास में यहाँ गलती हुई या गड़बड़ हुई है, तो आप मुझे तुरंत रोक दो, मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा कि मैनेजमेंट ने जैसे कैसे बोल दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी कमी पता चलेगी तो मेरी चीज़ों में क्या होगा, सुधार होगा, समझे नहीं समझे? कई बार मैं खुद से भी सोच लेता हूँ कि नहीं यार गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, तो मैं खुद से भी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने लगभग 10 साल से ज़्यादा 12 साल के आसपास हो गए, मैं तो बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, और लंबे समय से पढ़ाता पढ़ाता आदमी बोर हो जाता है, आलसी हो जाता है, तो मैं भी आलसी हो गया। अगर मैं ठीक नया टीचर होता, अभी नया नया बना होता पहली बार, तो मैं पूरा उस अलग एनर्जी में रहता, समझे नहीं समझे? 1 घंटे के 1.25 घंटा पढ़ाता, ठीक है ना? अब मैं 1 घंटे के 50 मिनट पढ़ाता हूँ, मैं जानता हूँ। दूसरी बात उस बच्चे ने को लिख रखी थी कि सर क्लास में बकवास करते हैं। भाई मैंने क्या बकवास कर दी? मैंने किसी से पूछ लिया कि भाई बता तेरा बॉयफ्रेंड कौन है, गर्लफ्रेंड कौन है, बता? किसी से पूछा आज तक? मैंने किसी का किसी के साथ मत घूमो, मैंने कोई गाली निकाली है? कोई गंदी बात सिखाता हो तुम्हें कि जब भी कोई 50-60 साल का आदमी 2 गाली निकालते हो चलो उसको, है ना? बताओ बताए मैं तुम्हें पता है उल्टी सीधी भाई जुआ खेल करो रोज जा करके, किसी को मैं नहीं बताओ कहा हो तो है भाई, बताओ मैंने कोई ऐसी बकवास करी है? ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि ये आपके साथ हंसी मजाक कर लेता हूँ, ये सिर्फ पार्ट है ऑफ एंटरटेनिंग है और इसके अलावा कुछ नहीं है।
ठीक है ना। तो पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये मुझे पता है 3 घंटा क्लास लगेगी 9 से 12, 9 से 12 माइकल लाल को पढ़ के दिखा दो एक बार, लो 3 घंटा, कोई है तो पढ़ के दिखाओ एक बार, बिल्कुल कीप साइलेंट, मतलब चुप होकर के 40 मिनट बाद तुम खुद ही नमस्ते कर दोगे, कल भिड़ आदी हो जाएगी, तो क्राउड आदी हो जाएगी, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। मेरा टीचिंग बहुत लंबे समय में डेवलप हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ट्रेनिंग लेकर के आया हूँ टीचिंग की कि बस आज ट्रेनिंग खत्म हुई कल से टीचर बन गए, वैसा नहीं। तो अपने घिस घिस के टीचर बने हैं, ठीक है ना। इसलिए मुझे क्लास के अंदर बच्चों ने मुझे टी शर्ट दी थी गिफ्ट, ठीक है ना। मुझे लगता है किसी भी टीचर को मैंने आज तक देखा नहीं है, तो उन्होंने जो मुझे टी शर्ट दी बोले सर एक बार इसको खोलो ओपन करो, टीचर का बैच था बीपीएससी टीआरई का, और वो टी शर्ट मैं कभी शेयर करूंगा आपसे। उस टी शर्ट को मैंने खोला तो उस पर लिखा हुआ सामने मास्टर, तो मुझे बच्चे ने टीचर सर नहीं कहते मास्टर कहते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ भी मास्टर लिखते हैं। मुझे पूरे परिवार के जितने भी लोग हैं, सुधा मेरे चाचा ताऊ सारे मुझे मास्टर कहते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि बहुत लंबा टाइम से किस लिया ढंग से, समझे नहीं समझे। इसलिए इस तरीके की कोई फालतू बात कमेंट करने की जरूरत नहीं है, सारे मैसेज इसको आप लिखोगे आपसे जो भी आएगा, कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी आएगा समझ में आ गई बात। और यहाँ से हिल मत जाना, बता रहा हूँ पहले, अगर जैसे यहाँ से कोई हिलेगा मैं भी हिल जाऊंगा यहाँ से बात, ठीक है। नहीं मतलब नहीं सच में डाउट वाली बात मैं मानता हूँ, जेन्युइन है कि यार डाउट नहीं देख पाते हैं बच्चों के, कुछ कुछ बच्चों के आते हैं, है ना, तो वो है। करते हैं डिस्कस, रुको एक बार इसमें देखो, सुनो इसमें एक बार ध्यान दो। तो इस पे तीस्ता यहाँ से निकलेगी, ठीक है ना। तीस्ता जब यहाँ से निकलेगी तो सिक्किम से निकलेगी, तो देखो 20 को ला लिया, संडे है ना, उसे क्लास नहीं आज फ्री है, तो दिन में कॉल करेंगे पागल है। अरे यार सुबह इतना अच्छा मूड था सुबह, देखो तीस्ता यहाँ से निकलेगी, सिक्किम से बहेगी, फिर ये बंगाल, सिक्किम से बंगाल, फिर सिक्किम बंगाल होती हुई एंटर करेगी बांग्लादेश। भाई पहले ये नदी ना इधर गंगा मिला करती थी, किस मिलती थी गंगा, ऐसे गंगा में आती थी, तो गंगा में आती थी, लेकिन क्या हुआ ना 1787 में इस नदी में आ गई बाढ़, ठीक है। जैसे बाढ़ आई तो बाढ़ आते के साथ इस नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, और बाढ़ आई और बाढ़ के बाद रास्ता बदला, नदी ने मार्ग परिवर्तित किया, और फिर ये सहायक किसकी हो गई, गंगा की। तो ये प्रश्न पूछ सॉरी ब्रह्मपुत्र की, ये प्रश्न पूछ सकता है कि बताओ कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक है, जो पहले गंगा की सहायक थी लेकिन वर्तमान में तीस्ता की सहायक है, ठीक है ना, सॉरी ब्रह्मपुत्र की सहायक। तो तीस्ता नदी पहले गंगा की थी, अब किसकी है, ब्रह्मपुत्र। एक तो ये ध्यान रखना है। तीस्ता के किनारे एक नगर है जलपाईगुड़ी, कौन सा नगर है, इसी किनारे पूरा नगर तबाह हो गया था एक समय पर ना। और इसका एक इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप भले जो है इसको आप अंडरलाइन कर लेना, स्टार कर लेना, और इस पे ध्यान रखना कि तीस्ता की सहायक नदी कौन है, रंगीत। कौन सी है, रंगीत, रंगीत, रंगीत। एक और नदी आपकी आती है, और आपको मैंने भौतिक प्रदेश पढ़ाया था, तो मैंने बताया था आपको 3B बताया था, 3B, और 3B के अंदर बताया था कि पी से ब्रह्मपुत्र, बी से बराक, और बी से बनता है बरेल, बताया था। और यहाँ पर बताया था कि सब यहाँ पर पहाड़ियां पड़ती हैं, बरेल पहाड़ियां, कौन पहाड़ियां, जो ब्रह्मपुत्र और बराक के अपोहा बेसिन को क्या करती हैं, अलग करते हैं, बताया था 3B। तो ये आप देखोगे कि यहाँ पर ये तो ब्रह्मपुत्र है, इधर मणिपुर की तो पहाड़ियां हैं, मणिपुर हिल्स हैं, इन मणिपुर की पहाड़ियों से नदी निकलती है, और ये निकलती है बराक, और यहाँ से निकलने के बाद में मणिपुर असम से बहती हुई, और ये फिर एंटर करती है कहाँ पर, बांग्लादेश। बराक नदी है, कौन सी नदी है, बराक नदी है। बराक नदी फिर बांग्लादेश में जाकर 2 धाराओं में बढ़ जाती है, एक तो कहलाती है सुरमा और एक कहलाती है कुसियारा। कौन कहलाती है, कुसियारा। तो बराक नदी आई, बराक 2 नदियों में बटी बांग्लादेश में, एक सुरमा और एक कुसियारा, बराक और सॉरी सुरमा और कुसियारा। तो बराक 2 नदियों में बढ़ के ऊपर हो गई सुरमा, नीचे हो गई कुसियारा, और फिर सुरमा नदी के नाम से बहती हुई लास्ट में मेघना, और मेघना में मिलकर के फिर लास्ट में जाती है किसके अंदर, बंगाल की खाड़ी। तो ये ध्यान रखना कि बराक नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, सुरमा, किस नाम से, सुरमा, बहुत इंपॉर्टेंट है सुरमा नदी, ठीक है ना, सुरमा के नाम से जानते हैं किसको, बराक को, ठीक है ना। ऐसे देखिए पद्मा आ रही है, पद्मा, पद्मा से एक धारा अलग होती है, और ये धारा जो हमने दिखा है इसका नाम है मधुमती। कौन है, मधुमती। तो पद्मा की ही एक वितरिका है जिसका नाम है मधुमती। तो ये मधुमती नदी किस देश में बहती है, तो ये बहती है आपकी बांग्लादेश में। ये सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। तो मणिपुर की पहाड़ियों से नदी का उद्गम होगा बराक, ये वाला क्वेश्चन आता है कि बराक नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है, मणिपुर की पहाड़ियों से, मणिपुर की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। और बराक नदी के अपोहा बेसिन को हम बांग्लादेश में किस नाम जानते हैं, सुरमा, किस नाम से, सुरमा बेसिन के नाम से जानते हैं। और सुनो आप इसमें जो सहायक नदियां हैं उसमें एक आपकी धनसिरी है, एक सुबनसिरी है, बूढ़ी दिहांग है, दीखू है, मानस है, संकोच है, तीस्ता है, लोहित है, ये सब किसकी सहायक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक। ये नदी हुई आपकी कौन सी, ब्रह्मपुत्र। इनमें 2 महत्वपूर्ण नदियों में एक का नाम है तीस्ता और एक नाम है कौन सी, एक का नाम है बराक। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, तीस्ता नदी और बराक। तीस्ता के 2 बड़े फेमस क्वेश्चन, जलपाईगुड़ी नगर, और एक क्वेश्चन है इसका रंगीत इसकी सहायक, रंगीत इसकी सहायक। ये 2 बड़े फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों, ठीक है। आगे चलते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं उनके अंदर मनीषा देखो, दिखाओ दिखाओ कमेंट दिखाओ, नहीं 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 ऊपर, इधर 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 इस तरफ, ये हाँ इसको, इस पर क्लिक करो ना। हाँ अगर सर जी आप मुझसे बात कर लें एक बार तो मैं आपकी सारी कमी बता दूंगी पक्का। क्या कहूँ मैं, देखो दीदी करेंगे बात, करेंगे आपसे, करेंगे बात, करेंगे आपसे। गाड़ी खड़ा काम कर रही है, बच्चे सारे सारे उल्टे इसको करने लग रहे, करने लग जाएंगे इसके, है ना। तो सुनो अब एक बात, मुझे इस बात का सरप्राइज होता है, अच्छा ये बात का है कि इतना लंबा मैसेज लिखने के लिए समझो टाइपिंग हो रही है, मतलब बड़ी समस्या ये है कि जो भी बच्चा इतना बड़ा मैसेज लिखा है, अब वो टाइप कर रहा है, अब वो पढ़ रहा है, कहाँ उसका ध्यान है। अब देखो उसका जो माइंड है वो क्या टाइप करना है, दिमाग आएंगे मैसेज टाइप करना है, जबकि मैं इधर टॉपिक डिस्कस कर चुका हूँ, फिर ये लिखेंगे पता नहीं क्या पढ़ाता है। कुछ कुछ बच्चे तो मेरे बारे में कहते हैं बहुत घमंडी टीचर है, हाँ इसमें बहुत ही गो है, आप समझो एक बार, सच में लिखते हैं, क्योंकि बकवास करता नहीं हूँ ना मैं इनके साथ में, इनका हाँ हाँ जी मनीषा जी, जी मनीषा जी, मैं वैसे कहूँ, मतलब इनका ऐसे कहूँ जी 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 कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया बढ़िया। क्यों भाई पढ़ाई करो चुपचाप, नहीं पढ़ना है तो आराम से जा करो, ससुराल जाओ। हाँ सही बात है, ससुराल जाओ, वहाँ सासू सीधा कर देंगे अच्छी अच्छी को, है ना। इधर भी बैठे 2-3-4 बैठे यहाँ पर, है ना, सही बात है। पूछ लो जितनी सारी लड़की है, कौन कौन है शादीशुदा, अरे पता, अरे ये बैठी पीछे 2 बैठी है, बहुत सारी तो मांग भर लेती तो पता चल जाता है भाई ये शादी, वो बैठी शादीशुदा, ये बैठी है इधर, कहीं को पता नहीं चलता है शादी हो रखी नहीं हो रही है, जानबूझ के नहीं पता चलता है। मैंने पूछ के देख लो सासू कैसे सीधी करती है। तो मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से उद्गम होगा किसका, सिंधु, किसका होगा, सिंधु, सिंधु का उद्गम होगा, सिंधु का। और सिंधु का सबकी मम्मियों को लगता है ना कि देख मेरा बेटा कमाता है और ये ऐसे करती है मेरे बेटे के पैसे पर, इसलिए ज्यादा फिरती है,
अभी अभी हिना मैडम की सैलरी आई तो उसने मम्मी को एटीएम ले जाकर दे दिया कि मम्मी इसमें जितना पैसा निकालना उतना निकाल लेना। तो वो मम्मी, हाँ, तो मम्मी तुरंत पता क्या कह रही है, 20,000 निकलवा के ला दे। तो निकलवा के ला दिए। अब मुझे बता रही थी कि जो मम्मी पूरे दिन पीछे रहती है, दूध पी ले, रोटी खा ले, ये कर ले, तो कैसे लगा? मैं पहले ही कहता था उसको, मम्मी को जितना भी दुख होता है, हर मम्मी को दर्द होता है इस बात का कि मेरा बेटा इनोसेंट है, बहुत सीधा है मेरा बच्चा, और इसने इस पर कब्जा कर लिया। ये हर मम्मी की समस्या है, और उसको यही, और उसको लगता है कि ये ऐश करे, ये ऐश करे। और दूसरी बात, उसको ये भी लगता है उस मम्मी को कि देख मां मेरी बेटी वहां दुख में है, तकलीफ में है, ठीक है ना, अपनी बेटी तो तकलीफ में है, कितनी भी मौज में है तो भी तकलीफ में, और इधर आप दूसरे की बेटी है तो वो फिर ऐश कर रही है, ऐश। और हर मम्मी को ये भी बहम रहता है कि इसको मेरी जैसी सासू नहीं मिलेगी। आप देख लेना भले, जितनी सारी सुनाए सबको पता है कहानी है ना, सारे घरों की समस्या। इन मम्मियों को तो तभी तो वृद्धाश्रम खुल गया आजकल, देखो आगे इसमें तो यही होता है ना। पहले तो शर्म करते थे, आजकल बहुत शर्म नहीं करती हैं, तुरंत हिसाब करती हैं। देखो ले इसके किनारे, सिंधु किनारे ले, सिंधु किनारे कौन है? ले भाई, यहाँ से निकली सिंधु मानसरोवर से, एंटर करेगी भारत में, एक दर्रा पड़ता है चांगला। कौन दर्रा है? चांगला दर्रा। कौन सा दर्रा है? चांगला दर्रा। चांगला, चांगला दर्रे से और प्रवेश करती है कौन? सिंधु। चांगला दर्रे से प्रवेश करती है सिंधु, एंटर करेगी। अब ये जब नदी इधर बह रही है तो इसके ऊपर जो पर्वत है इसका नाम है लद्दाख, और इसके नीचे कौन सा? जास। दोनों के बीच से बहेगी, और सिंधु के दाएं तट पर नगर है लेह। दाएं तट पर कौन है? लेह। भौतिक प्रदेश से पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है ना। फिर यहाँ से निकल जाती है, फिर ये जाती है कहाँ पर? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने पूरा का पूरा एक नहरी तंत्र विकसित किया है सिंधु से, क्योंकि देखो पाकिस्तान में ज्यादा बारिश होती नहीं है, और देखो बारिश कम है, और कम वर्षा होने के बावजूद भी जो पाकिस्तान है वो एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश है ना। इसकी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि पर। क्यों? शुरू में पाकिस्तान की ग्रोथ बहुत अच्छी थी शुरुआत में, बाद में जब आतंकवाद का सहारा लिया तो फिर उसके चक्कर में पूरा बर्बाद हो गया। आप देखते हो ना, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, आप अपने गली मोहल्ले में देखना, तो एक बच्चा है बहुत अच्छा है ए नाम से, उसके बगल में एक मोहल्ले में दूसरा व्यक्ति, एक वो बच्चा है वो भी बहुत अच्छा पढ़ने से। ए बच्चे को लगता है कि यार मैं कुछ बनूं ना बनूं लेकिन ये बी जरूर बन जाएगा, तो ये अच्छा था पढ़ने में, लाइफ में अच्छा करता, लेकिन ये बच्चा इसको बर्बाद करने के चक्कर में खुद बर्बाद हो जाता है। ये बच्चा ए नाम से, अब ये क्या करेगा? इसको बर्बाद करना चाह रहा है, तो ये क्या करेगा? इसको बीड़ी पीनी सिखाएगा। हाँ, ये अब इसको देखो, ये सीधा जाके कह नहीं सकता है, सुन लो, ये पहले खुद खैनी लाएगा, ले दोनों भाई रहते हैं, इसको बर्बाद करने में खुद खत्म कर लेता है। पाकिस्तान के साथ यही हुआ। पाकिस्तान के साथ यही हुआ कि पाकिस्तान जो है भारत को बर्बाद करने के चक्कर में खुद डूब बैठा, आतंकवाद का सहारा लेकर, समझे? नहीं तो अगर कश्मीर के पीछे ना पड़ता कि जो है उतना में सबर करता और काम करता तो ये बहुत आगे होता है ना। हमारा अच्छा पड़ोसी भी होता है। आप बताओ, अगर गांव में मोहल्ले में कोई भी अड़ोस पड़ोस में आदमी जब बर्बाद रहता है तो पूरे मोहल्ले को परेशान नहीं करता है, सबको परेशान करता है, तो वो ये बर्बाद पड़ोसी है तो अपने को तंग करेगा, हमेशा करेगा। तो अब देखो कि ये नहरी तंत्र विकसित कर लेगा, तो पाकिस्तान की जीवन रेखा के रूप में किसको जानते हैं? तो ये कहते हैं सिंधु को, और पाकिस्तान की जीवन रेखा कहते हैं। और पाकिस्तान जो है इसको नहरों का देश भी कहा जाता है। किसका देश है? तो नहरों का देश कौन है? पाकिस्तान। नदियों का देश बांग्लादेश। नदियों का देश बांग्लादेश। पाकिस्तान की जीवन रेखा सिंधु, पाकिस्तान की जीवन रेखा सिंधु। आप सुनो ब्रह्म, अच्छा दोबारा, तो सिंधु की बात है ये वाली, देखो इसमें अब अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा इसके ऊपर, तो सिंधु बेसिन का विस्तार 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु बेसिन कितना है? 11 पॉइंट, क्या हो रहा है? तो नीचे कुछ जोड़ रहा है क्या? तो सिंधु बेसिन जो है इसका विस्तार है 11.65 लाख। कितना है? 11.65 लाख। 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है, और इसमें से भारत में केवल 3.21 है। भारत में कितना है? 3.21। तो सिंधु के अक्वा बेसिन का विस्तार 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से भारत में केवल कितना है? 3.321 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद देखोगे आप, तो सिंधु का उद्गम मानसरोवर झील, इसमें ग्लेशियर पड़ता है कौन सा? चेमा युंगडुंग। कौन ग्लेशियर है? में बोखरचू नामक स्थान है। क्या नाम है? बोखरचू। इसके बाद ये चांगला दर्रा पड़ता है, यहाँ से प्रवेश करती है, और एक स्थान पड़ता है दमचोक। कौन स्थान पड़ता है? दमचोक स्थान से ये क्या करती है? चांगला दर्रे में प्रवेश करती है, और केवल लद्दाख से बहती हुई, और सिंधु तिब्बत में, अच्छा केवल लद्दाख से प्रवाहित होती है, केवल लद्दाख से बहती है। इसका जो नाम होता है तिब्बत में यहाँ पर, इसका नाम होता है सिंगी खंबाब। क्या नाम होता है इसका? सिंगी खंबाब। सिंगी खंबाब होता है, सिंगी खंबाब। इसका मतलब होता है शेरमुखी। क्या अर्थ होता है इसका? शेरमुखी होता है, शेरमुखी होता है, शेरमुखी है ना। सिंगी खंबाब इसका अर्थ होता है, तिब्बत में बोलते हैं जैसे ब्रह्मपुत्र को सांग को बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को, ऐसे ही इस सिंधु को तिब्बत में कहते हैं सिंगी खंबाब। सिंगी खंबाब का अर्थ होता है क्या? तो ये होता है शेरमुखी होता है, शेरमुखी होता है, शेरमुखी होता है सिंगी खंबाब का अर्थ, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर आप इसके बाद देखो, कुल लंबाई है 2880। कुल लंबाई कितनी है? 2880। कुल लंबाई कितनी है? 2880। हाँ, चेमा युंगडुंग का एक हिस्सा है बोखरचू ग्लेशियर, ठीक है ना, और वो जगह भी है। कई बार स्थान के नाम पर ग्लेशियर का नाम नहीं कर देते ऐसे, ठीक है ना। तो बोखरचू स्थान भी कह दो, बोखरचू ग्लेशियर भी कह दो, एक ही बात, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो ये 2880 लंबाई है। कितनी लंबाई है? 2880। और भारत में 1113, कुछ स्रोत में आपको मिलेगा 1114 किलोमीटर। तो 1113 या 1114 किलोमीटर, इसमें मैंने स्टार मार्क कर रखा है, इंपोर्टेंट ध्यान रखना। 1113 है तो ठीक है, नहीं तो 1114 सही आंसर होगा, ठीक है ना। भारत में लंबाई 1113 या 1114 दोनों ही सही है, दोनों सही है। कुछ कुछ जगह पर आपको ऐसा मिल जाएगा, जैसे मैंने बताया ना कि 1401 किलोमीटर लंबाई लिख रखी है कृष्णा की, और कुछ स्रोत में लिख रखा है 1400 किलोमीटर। 1501 किलोमीटर लिख रखी है महेंद्रगिरी पुरानी एनसीईआरटी, नहीं में लिख दिया 1500 मीटर। और इसमें आप देखोगे तो वही कुछ पुरानी शायद है, उसमें 1113 है, नई में शायद 1114 है, तो 1 किलोमीटर का आपको देखने को कुछ मिलेगा डिफरेंस, ठीक है। फिर देखो ये एक स्थान पर पहुंचे लद्दाख में, उस स्थान का नाम है बुंजी। कौन सा स्थान है? नदी जब कटाव करके अगर वी आकार की घाटी बनाए तो उस वी आकार की घाटी कहते हैं गोर्ज। क्या कहते हैं? तो वी आकार की घाटी क्या बोलते हैं? गोर्ज बोलते हैं। तो एक बुंजी नामक स्थान पर गोर्ज बनता है, उसको बोलते हैं बुंजी गोर्ज। दुनिया का सबसे गहरा गोर्ज है, दुनिया का सबसे गहरा गोर्ज। तो दुनिया में सबसे गहरा गोर्ज कौन सा है? बुंजी गोर्ज। कौन सा है? बुंजी गोर्ज। तो ये दुनिया का सबसे गहरा गोर्ज आएगा, ठीक है। और सिंधु पर एक सिंधु के ऊपर एक परियोजना है निमो बाजगो। कौन परियोजना है? निमो बाजगो। तो निमो बाजगो परियोजना लद्दाख में इसके ऊपर स्थापित की गई। निमो बाजगो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कौन परियोजना है? निमो बाजगो। निमो बाजगो है, ठीक है ना, निमो बाजगो है। इसके बाद में देखो आप, सिंधु की 5 नदियां जो कि जिनको हम पंचनद कहते हैं, सिंधु की सहायक नदियों में कौन आती है? पंचनद। पंचनद में अगर आप देखोगे, पंचनद में, तो पंचनद के अंदर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये पंचनद है, 5 नदियां, ठीक है ना। ये 5 नदियां हैं। सुनो,
सिंधु की सहायक नदियों में 5 नदियां, पंचनद जो कि आपकी झेलम है, जो कि आपकी चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है ना। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज 5 है। इनके कुछ वैदिक नाम है। जैसे झेलम का नाम है वितस्ता, झेलम का नाम है वितस्ता, झेलम का नाम वितस्ता। चिनाब का अस्किनी, चिनाब का अस्किनी, हिस्ट्री में पढ़ते हैं आप इसको। रावी का परुष्णी, रावी का परुष्णी। व्यास का विपासा, सतलज का, देखो इन दोनों को तो याद करने की जरूरत है ही नहीं, ये तो सिंपल याद है। व्यास, विपासा, सतलज, सतुद्री, ये तो याद है। बस इन 3 को याद कर लेना इंपॉर्टेंट। झेलम का क्या है वितस्ता, चिनाब का अस्किनी और रावी का परुष्णी। देखो पंचनद में जो सबसे बड़ी नदी है, वो पंचनद में सबसे बड़ी नदी कौन सी? चिनाब, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिनाब नदी सभी नदियों का पानी लेकर के फिर जाती है सिंधु में, और एक स्थान पड़ता है मीठनकोट। कौन स्थान है? मीठनकोट। और उस मीठनकोट स्थान पर जाकर के चिनाब मिल जाती है। मीठनकोट स्थान पर चिनाब जाकर के मिल जाती है। ठीक है ना। अच्छा, बांग्लादेश को नदियों का देश क्यों कहा जाता है? देश छोटा है और ऐसा देश जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी 2 बड़ी नदियां है ना, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जैसी 2 बड़ी नदियां जिसमें जाती हूँ, बराक नदी जाती हूँ, तो छोटा सा देश है, पूरे देश में नदियों का तंत्र है, पूरी चारों तरफ नदी है, इस वजह से ये, बाकी कोई ऐसा कारण नहीं है ना, बाकी ऐसा कोई कारण नहीं है। अब इसमें हम एक बार इस डायग्राम को समझेंगे और ये आपको समझना है। देखो इस डायग्राम को समझना है, इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पूरा सिंधु तंत्र को लेकर के माइंड सेट हो जाएगा अच्छा बड़ा। ठीक है ना। ये वाला देखो आप, देखो सुनो भाई, ये तो होगी तुम्हारी कौन? सिंधु। सिंधु, सिंधु का मैदानों में प्रवेश जिस स्थान से होता है वो स्थान पड़ता है अटक, और अटक वो स्थान है जिसमें कौन नदी आकर मिलती है? काब। अटक स्थान पर सिंधु में कौन मिलती है? काब। तो अटक का मैदानों, जैसे गंगा का मैदानों में प्रवेश हरिद्वार है ना, यमुना का मैदानों में प्रवेश कलेसर, यमुना का कलेसर, गंगा का आ जाएगा कौन सा? हरिद्वार, और यमुना का कलेसर। ऐसे ही सिंधु का मैदान अटक, सिंधु मैदान में इससे पहले तो हिमालय में बह रही है पूरी, तो अटक में पहली बार ये मैदानों में प्रवेश करती है, मैदानों। ठीक है, काबुल नदी यहाँ पर आकर इसे मिल जा रही है। अब सुनो आप, ये एक को पड़ता है, इसका नाम है दर्रा, और इसका नाम है बारह लाचा। कौन सा है? कौन दर्रा है? बारह लाचा। बारह लाचा के नजदीक से 2 नदियां निकलती है, एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम है भागा। कौन कौन है? चंद्रा और एक स्थान है तांडी, हिमाचल प्रदेश, और वहां पर दोनों आपस में मिल जाती है। चंद्रा और भागा हिमाचल प्रदेश में 12 लाचा से निकली, चंद्रा और भागा आपस में मिली, दोनों मिलकर कहलाई चंद्रभागा। क्या कहलाई? चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी आपस में मिली, चंद्रभागा कहलाई। आगे चंद्रभागा हिमाचल प्रदेश के बाद चली गई जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बही तो इसको जम्मू कश्मीर में कह दिया चिनाब। क्या कहती है इसको? चिनाब। फिर चिनाब नदी जम्मू कश्मीर के बाद गई पाकिस्तान, भाई इधर से निकली, दोनों मिली, फिर ये कहां चली गई? ऊपर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से सीधी फिर कहां चली गई? पाकिस्तान। भाई यहाँ तो जम्मू कश्मीर है ही, यानी नीचे पंजाब आ गया, इधर ये पंजाब है, नीचे ऊपर जम्मू कश्मीर। हिमाचल से निकली, जम्मू कश्मीर में बही, फिर कहां चली गई? पाकिस्तान। बहती 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 सबसे अंत में गई कहां पर? मीठनकोट। कहां पर गई? इस पंचनद में सबसे बड़ी, सबसे मुख्य नदी कौन है? चिनाब, क्योंकि ये सबको लेकर जाती है, सारों बाकी 4 नदियों का पानी इसमें मिलता है, इसलिए सबसे मुख्य नदी कौन सी है? चिनाब। चिनाब। ठीक है, अब चलो ये बात होगी। इस चिनाब के अंदर ऊपर से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है कौन सी? इसका नाम है झेलम। कौन है? तो सिंधु के बाद कौन आई? झेलम के बाद में देखो इधर से फिर एक नदी हो जाती है, इधर से एक नदी आती है ये वाली, इसका नाम है, और ये जो आती है इसका नाम कौन सी? रावी। कौन आती है? रावी भी किसमें मिली? चिनाब। और इधर सतलज आती है, कौन आती है? सतलज। सतलज आती है, सतलज। और सतलज नदी भी किसमें मिली? चिनाब। लेकिन व्यास नदी ना, वो व्यास सीधी चिनाब में नहीं गई, व्यास नदी पहले किसमें मिली? व्यास नदी सतलज। और जिस स्थान पर व्यास सतलज से मिली, जिस स्थान पर व्यास सतलज से मिली, उस स्थान का नाम है हरिके। बैराज नहीं, हरिके। कौन सा स्थान है? हरिके। पंजाब का कौन सा है? हरिके। पंजाब के हरिके में मिली, सबसे गहरा गोल्ज नहीं, वो गोल्ज नहीं, वो कैनियन है, ग्रैंड कैनियन। गोल्ज की कैटेगरी में सबसे गहरा गुंजी है, और कैनियन की कैटेगरी में सबसे गहरा कौन है? तो वो है ग्रैंड कैनियन, कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया जाता है, कोलोराडो के पठार पर। ठीक है ना। तो आप कहोगे हरि के स्थान पर व्यास और सतलज आपस में मिल गई। हरि के स्थान पर मानसरोवर झील क्षेत्र का बोखत, तो बोखरचू मानसरोवर झील क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसके कई हिस्से हैं, उनमें एक हिस्सा कौन सा भी है? बोखरचू। उनमें ग्लेशियर है, उसमें भी ग्लेशियर है बहुत बड़ा जिसका नाम है चेमा युंगडुंग। कौन सा है? चेमा। ऐसे तो बोखरचू दोनों आएंगे तो बोखरचू कर देना उसमें, एनसीईआरटी में बोखरचू लिखा भी है। ठीक है, चलो तो हरि के स्थान पर दोनों आपस में मिल गई, फिर भाई साहब यहाँ पर बनाया गया बैराज। देखो बैराज जो शब्द है वो बैरियर से बनाए, और बैरियर का मतलब अवरोध, और अवरोध अगर बना देंगे हम नदी में तो नदी का पानी मुड़ जाएगा। नहर निकालने के लिए बैराज का निर्माण किया जाता है ताकि नदी के पानी को मोड़ा जा सके। तो हरि के नाम के स्थान पर पंजाब में बना दिया हरि के बैराज, जो कि व्यास और सतलज का है संगम, और व्यास सतलज के संगम से बनाया गया। और इधर जो है एक नहर निकाल दी गई, इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी। कौन नहर है? इंदिरा गांधी, है ना। तो ये इंदिरा गांधी नहर है, और इंदिरा गांधी नहर को हम, ये इधर मिलता है आपका थार का मरुस्थल। इस थार मरुस्थल की गंगा कौन सी नहर कहलाती है? इंदिरा गांधी। अब देखो एक इन बच्चों की अजीब गरीब जो समस्या है, निर्मला कुमारी, इसका ये लिख रही है कि सर पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, आप खुद बताओ आप मुझे। अच्छा एक बार आते हैं कि हो सकता है मास्टर की कमी हो, समझ में नहीं आ रहा था ना। चलो एक बात समझो, एक बात को समझो, मैंने क्या बताया? मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि भाई ये मानसरोवर झील है, ये जिस जगह पे है ये चीन का हिस्सा है जिसका नाम है तिब्बत का पठार। अब ये तो सबको पता होना चाहिए तिब्बत का पठार, यहाँ तिब्बत क्षेत्र है। मैंने ये बताया कि भाई यहाँ से नदी निकली, यहाँ पर जो प्रवेश करा वो दर्रा था चांगला, यहाँ पर स्थान था दमचोक, यहाँ से प्रवेश कर गई। अब ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर जो राज्य है भारत का वो कौन है? लद्दाख है। लद्दाख से बहती 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 चली गई किस स्थान पर? अटक। अब ये भी दिमाग में तो अरे डायग्राम देख के पता चला है ना कि इसके इधर जाएंगे तो कौन आता है? पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान में स्थान कौन सा पड़ता है? अटक।
पहली बार पर्वत से निकलकर और मैदान में आ गए, पर्वत से निकल करके मैदान में आए। तो मैंने ये तो कहा कि देखो अटक स्थान पर पहली बार सिंधु का मैदानों से प्रवेश, लास्ट में जाती जाती आगे बह रही है, जाकर गिरती है अरब सागर। अब बताओ इसमें मैंने क्या अंग्रेजी बता दी। दूसरी बात समझो, दूसरा कोई कॉन्सेप्ट हो ना, कॉन्सेप्ट जब तुम्हें समझ में आए, जब तुम्हें समझो कि हाँ भाई बच्चे को समझ में नहीं आया। जैसे मैं बता रहा हूँ भूकंप की पी तरंगें ही पहले क्यों आती है, पी के बाद एस आती है, पी और एस मिलकर के नई तरंगों को उत्पन्न करती हैं जिनको एल बोलते हैं, है कि नहीं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ब्रह्मांड में क्या रेड शिफ्ट क्या है, ब्लू शिफ्ट क्या है। वहां कॉन्सेप्ट में अगर मैं आपको कहूँ, आप मुझे कहना समझ में नहीं आया, तो मुझे समझ में आती है कि हो सकता है बच्चे को समझ में नहीं आए, वो मैं समझ जाऊंगा। लेकिन नदी तिब्बत से निकली लद्दाख में गई, पाकिस्तान चली गई, अरब सागर गई, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। अरे निकल रही है, इधर से जा रही है, गिर जा रही है। इसमें एक नदी आएगी हिमाचल से, इसका नाम चिनाब है, चिनाब में आकर झेलम मिल गई, इसमें एक रवि मिल गई, इसमें सतलज मिल गई, इसमें एक व्यास मिल गई। जहां दोनों मिली वहां पर एक बांध बना दिया, इसने नहर निकाल दी इंदिरा गांधी ने। आप बताओ इसमें क्या अंग्रेजी है, लेकिन ना समझा कर दिखा तो कैसे समझाएगा, है ना, जन नहीं आया समझ में। तो ये कुल मिला के एक पंचनद का क्या बनता है, तंत्र बनता है। ये सबसे मुख्य नदी आप बताओ किसको बताओगे, चिनाब। पंचनद की सबसे मुख्य नदी चिनाब। पंचनद की वह कौन सी नदी जिसका उद्गम तिब्बत से होता है, सतलज। कौन सी पंचनद की वह कौन सी नदी सीधे, पंचनद की वह कौन सी नदी है जो सीधे जाकर चिनाब से नहीं मिलती है, व्यास। जो व्यास ऐसी है जो सीधे नहीं मिलती, ये प्रश्न आएगा क्योंकि व्यास पहले किससे मिलती है, सतलज, व्यास पहले मिलती है और उसके बाद में फिर वो सतलज लेके जाती है इसको सिंधु। आई बात समझ में, बताओ सब क्लियर यहाँ तक। तो अगली बात पर चलते हैं, ठीक है ना। तो अगली बात पर आते हैं झेलम। झेलम के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। झेलम को देखो भाई, क्या बाजा बजता है इसमें। ये 3-4 पेज खराब हो गए यार, ब्लैक आ गया ना, बाकी सब में सही है। अब सुनो, आप बात कर रहा है किसकी, झेलम की, किसकी बात कर रहा है ना, तो झेलम की बात कर रहा है। देखो यहाँ पर एक श्रेणी पड़ती है, इसका नाम है पीर पंजाल। कौन श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी, पढ़ाया था मैंने आपको। और इसके ऊपर कौन सा हिमालय है, महान है कि नहीं, मान हिमालय। और यहाँ श्रेणी कौन सी, पीर पंजाल, गोलाधर, नागतिब्बा, मंसूरी, मध्य हिमालय के सेना। और इसी पीर पंजाल श्रेणी में से उद्गमित होती है कौन सी, झेलम। फिर ये झेलम रहेगी, फिर ये पाकिस्तान और पीओके और इसकी सीमा पर बहती है जम्मू कश्मीर, और फिर ये ऐसे जाकर के पाकिस्तान में और किस में चिनाब। तो इसकी बात करें, इसके ऊपर परियोजना उरी और तुलबुल तो जम्मू कश्मीर में, और इस पर पीओके में स्थित है आजाद पट्टन और कोहाला, आजाद पट्टन और कोहाला। इस झेलम की एक सहायक नदी है, इसका नाम है किशन गंगा। क्या नाम है, किशन गंगा। किशन गंगा है, किसकी सहायक है, झेलम। पाकिस्तान में जो किशन गंगा जाती है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में इसको पाकिस्तान में किशन गंगा नहीं कहते हैं, इसको पाकिस्तान में कहते हैं नीलम। क्या कहते हैं, और दोनों जब मिल जाती हैं तो मिलने के बाद दोनों संयुक्त रूप से कही जाती है झेलम नीलम। क्या कही जाती है, तो किशन गंगा नदी पाकिस्तान के अंदर नीलम कहलाती है। किशन गंगा किसकी सहायक है, झेलम की सहायक। और इस पर एक डैम बना हुआ है मंगला। कौन सा डैम है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है मंगला बांध, है ना। तो अमंगला जो बांध है वो सबसे बड़ा बांध किसका है, पाकिस्तान का, ये ध्यान रखना है, ठीक ना। तो इस प्रकार से झेलम निकलेगी पीर पंजाल में। पीर पंजाल श्रेणी में शेषनाग झील के पास किस झील से निकलती है, शेषनाग, एक झरने के रूप में उद्गम होता है, बेरीनाग। कौन झरना है, और झेलम जम्मू कश्मीर से बहती है, पीओके जाती है, उसके बाद में फिर पाकिस्तान में जाकर किससे मिलती है, चिनाब से मिल जाती है, चिनाब से मिल जाती है। और इस प्रकार से आप देखोगे तो क्यों पागल हो रहा है, क्या बात कर रहे हो, हाँ तुम क्या, झेलम है। फिर इसके बाद में झेलम पर दो परियोजना, उरी 2 और तुलबुल, उरी 2 और तुलबुल, और आजाद पट्टन और कोहाला, आजाद पट्टन और कोहाला। ये आजाद पट्टन और कोहाला कहाँ पर कितनी उम्र करी, अरे इससे बगल वाले 21, तेरी गलती नहीं है, उमैया से देखो। तो किशन गंगा किसकी सहायक है, झेलम के। किशन गंगा किसकी सहायक, झेलम। किशन गंगा किसकी सहायक, झेलम। किशन गंगा पर बांध कौन सा, मंगला। कौन बांध है, मंगला बांध। कौन सा बांध है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बांध। और किशन गंगा का पाकिस्तान में नाम क्या है, नीलम, नीलम। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। पाकिस्तान में जिस स्थान पर मिलन होता है उसका नाम झंग। कौन सा है, झंग, झंग स्थान पर इसका क्या होता है, मिलन होता है। हाँ, और देखो ध्यान दो, इसकी सहायक नदी कौन सी है, किशन गंगा, और एक और सहायक लिद्दर। कौन सी है, लिद्दर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे प्रश्न है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है तो कोई बहुत बड़ी बात है मत मानना, पूछ लेता है ना, मानना कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिद्दर और किशन गंगा, लिद्दर और किशन, लिद्दर और किशन गंगा। ये आपकी बात हुई। अगर झेलम के बाद कौन आते हैं, चिनाब। झेलम के बाद में चिनाब। सुनो भाई, चिनाब तो चिनाब ही आप सभी जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है बारालाचा। कौन दर्रा पड़ता है, बारालाचा दर्रे के निकट से दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम क्या है, चंद्र, और दूसरे का नाम क्या है, भागा। हिमाचल प्रदेश कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश में दर्रा कौन सा है, कौन दर्रा है, और बारालाचा दर्रे के निकट कौन दो धाराएं हैं, चंद्रा और भागा, चंद्रा और भाग, चंद्रा और भाग, चंद्रा और। हिमाचल प्रदेश में मिलती है तांडी नामक स्थान पर। किस स्थान पर, एक जगह पड़ती है केलांग, उसके निकट है तांडी। केलांग के निकट कौन है, तांडी, तांडी नामक स्थान पर निकल ये मिलती है, और दोनों चंद्रा और भागा मिलकर कहलाती है चंद्र भागा। क्या कहलाती है, देखो ये ना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, केलांग के निकट तांडी स्थान पर, समझ गए बात को, ये एनसीईआरटी का लिखा हुआ है। वो आपसे प्रश्न पूछेगा कि चिनाब नदी की दो मूल धाराएं चंद्रा और भागा का मिलन निम्न में से किस स्थान पर होता है, तांडी। कौन स्थान, ऐसा पूछ सकता है ना, ये रेयर क्वेश्चन है ना। एनसीईआरटी को उतना तो कोई क्यों पढ़ता है, नहीं पढ़ता है अपने एग्जाम्स के लिए ना। तो इसमें फिर ये दोनों चंद्रभागा हिमाचल प्रदेश से निकली, फिर ये चंद्रभागा आगे गई, आगे चल करके पहुंची यहाँ पर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोगों ने कहा चिनाब, क्या कहा, बोलो, सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार, किश्तवार, 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 सावलकोट, सावलकोट, सावलकोट। समझ में, देखो 4 परियोजनाएं, सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार, किश्तवार, ये चारों परियोजनाएं चिनाब पर जम्मू कश्मीर में स्थापित की गई। जम्मू कश्मीर में 4 परियोजनाएं चिनाब पर, सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार, किश्तवार। 4 परियोजना जम्मू कश्मीर और कौन है, चिनाब। चारों नाम इतने इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग रट के जाओ इसको, सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार, किश्तवार, सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार, किश्तवार। चिनाब पर कहां पर है, जम्मू कश्मीर। सुनो 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 सुनो, एक और परियोजना सावलकोट। कौन परियोजना, सावलकोट, है ना। इस पर लिखा है क्या, पक्का नहीं लिखा है यार, ये तो गलत बात नहीं लिखा है। तो सुनो,
सावलकोट एक नई परियोजना की मंजूरी मिल गई है, मतलब इसकी मंजूरी की जो प्रक्रिया है उसको तीव्र कर दिया सरकार ने, फटाफट डैम बनाओ जल्दी। कौन सी है सावलकोट, ये चर्चा में था अभी पीछे, ठीक है ना। तो चर्चा में था सावलकोट इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ ये बच्चा, हाँ सुनो, एक बच्चा है रोशन, ये बच्चे का देखो, ये इस बच्चे को मैं क्या कहूँ बताओ। हाँ बताओ, ये बच्चा लिख रहा है सर आप पागल समझते हो, मैं इतना कैसे याद करूंगा, इतना मैं कैसे याद करूंगा, कुछ बताओ। नहीं नहीं मैं क्या करूंगा बोलो ना सर। रोशन अब बताओ, याद भी मैं करूंगा, ये बताओ। हाँ सुनो, एक आश्रम था, ए लाडो, ए सुन ले, एक आश्रम था, आश्रम, कोई भी आश्रम था, तो उसमें एक बच्चा बहुत कमजोर था, वो पढ़ता ही नहीं था। तो क्या होता था, नहीं पढ़ता था, तो एक बार क्या हुआ कि उसके जो गुरुजी थे आश्रम में, गुरुकुल में, उन्होंने क्या किया कि उसको पूरा डांट फटकार धमका उमका करके उसको भगा दिया कि तू भाई काम का नहीं है, तू नहीं पढ़ता है, तेरा दिमाग नहीं चलता है, तो कामयाब नहीं है। और वो बच्चा वहां से बेचारा चलो, अब उसको प्यास लगी, प्यास लगी तो वो कुएं पर पहुंचा, कुएं पर पहुंचा तो वहां पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थी, तो पानी भर रही थी, तो पानी भरते भरते और जो पत्थर होता है वो पूरा कुएं की जो मंडी होती है ना, वो पूरा पत्थर कटा हुआ था। तो वो बैठा बैठा कई देर से देख रहा था, तो देख रहा था रस्सी आती है जाती है आती है जाती है, और एक मुलायम सी रस्सी से जब पत्थर कट सकता है इतना कठोर, तो बोला मैं प्रैक्टिस करूँ बार 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 बार, तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो वो फिर वापस जाता है, वो प्रैक्टिस करता है, फिर वो काफी विद्वान बनता है। तो उसके संदर्भ में एक कहावत है, कहावत बनी है कि दोहा है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसई आवत जाते सिल पर परत निशान। सही बात है ना। तो इसका याद करने का सिर्फ एक मात्र तरीका है, और वो तरीका है बार बार अभ्यास, उसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई तरीका है ही नहीं। और हाँ, और ये भी सच्चाई है कि याद नहीं तो फिर नौकरी भूल जाओ, और रटना ही पड़ेगा। और किसी भी मास्टर के पास में दुनिया में कोई गुट्टी नहीं है कि वो गुट्टी दे देगा और आप गुट्टी लेकर जाओगे और जाकर के आप जादू कर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ ये हो सकता है, एक टीचर सीक्वेंस में पढ़ा सकता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। जो बहुत अच्छा शिक्षक है वो वर्तमान संदर्भ को जोड़कर पढ़ा सकता है कि अभी ये चल रहा है, ये करंट में था, ये चर्चा में था। और अच्छा शिक्षक होगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को बता सकता है कि ये संभावना है ना, ये कर सकता है। और जिसमें सर्वगुण संपन्न शिक्षक होगा वो सीक्वेंस में पढ़ा देगा, वो चीजों को वर्तमान संदर्भ में जोड़ देगा। ज्योग्राफी का टीचर होगा तो वो अच्छे मैप बना के दिखा देगा, समझे नहीं समझे। तो वही हो सकता है कि अब अपने सारा काम करते हैं, वर्तमान संदर्भ में जोड़ देते हैं, सीक्वेंस में पढ़ाते हैं, अच्छी राइटिंग भी लिख देते हैं, मैप भी बता देते हैं, तो अपने स्तर पर कोई कमी नहीं छूटेगी। अब तुम तो वैसे सी बात करते हैं, बताओ कि भाई मैं क्या करूँ, बताओ, मेरे पास कोई इलाज है ही नहीं ना। अगर किसी टीचर ने तुम्हें बता दिया ना कि ये तरीका है याद करने का, तो गलत बता दिया, इसका मतलब बावड़ा बना रहा है ना। देखो आगे आओ इस पर, सलाल दुलहस्ती बगली हारो कौन सा है, किस पर, सलाल दुलहस्ती, सावलकोट, सावलकोट, सावलकोट परियोजना स्थापित की जाएगी जम्मू कश्मीर में, है ना, ये की जाएगी, अभी स्थापित हुई नहीं है। अब सुनो आप, अब दूसरी बात पर आओ, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कौन सा, ये डेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले इसकी लंबाई भारत में 1100, ध्यान रखना, ऐसे ही आएगा, कुल लंबाई नहीं पूछेगा, यही पूछेगा कि भारत में चुनाव की लंबाई पाकिस्तान में जाने से पहले, क्योंकि वो एनसीईआरटी के एक लाइन उठाएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा सीधा, ऐसे सीधा, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के है। अब देखो ये आप सबने खूब चर्चा में लाए, इसमें ये देखो, ये आपको रखना पड़ेगा, एक तो ये रखना पड़ेगा पुल की लंबाई कितनी है, ये वाला 13 15 13 15 और 359 359, तो नदी का जो तल है उससे 359 है ना, 359 359 है, ठीक है ना, 359 है। और वैसे इसके आप देखोगे तो वैसे आप देखोगे तो ये कितना है, 1315 है। तो ये ध्यान रखना, विश्व का सबसे ऊंचा, देखो अपनी श्रेणी का सबसे ऊंचा, इसकी श्रेणी कौन सी है, आर्क ब्रिज, किस श्रेणी का है, आर्क। तो आर्क ब्रिज जितने भी दुनिया में बने, उन आर्क ब्रिज की श्रेणी में सबसे ऊंचा पुल कौन सा है, चिनाब पुल। कौन सा पुल है, चिनाब। इसका अभी कोई नाम शायद नहीं रखा हुआ है। इस चिनाब की सहायक नदी है अंजी, कौन सी नदी है, कौन नदी है, अंजी, अंजी नदी है, अंजी। चिनाब की सहायक कौन है, अंजी, अंजी नदी पर बना हुआ है अंजी खाद ब्रिज, कौन सा है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला, ये तो बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये वाला, तो चिनाब ब्रिज, लेकिन अंजी ब्रिज ज्यादा चर्चा में नहीं आया। और ये केबल स्टे सस्पेंशन ब्रिज है ना, केबल स्टे रेलवे पुल, केबल स्टे रेल पुल। तो केबल स्टे का मतलब समझते हो, जैसे जैसे इसमें नीचे आर्क बनाया गया, इस पे टिका हुआ है, और केबल स्टे में जैसे क्या होगा कि ऐसे, मतलब मान लो ये दो ये है, इसमें सीधा पुल बनेगा और एक पिलर लगेगा और इस केबल्स के ऊपर टिका रहेगा, इस प्रकार के केबल स्टे पुल होते हैं, तारों के ऊपर जो टिका होता है। तो ध्यान रखना केबल स्टे पुल है, तो ध्यान रखना कि देश का पहला केबल स्टे रेल पुल ये चिनाब की सहायक नदी पर है, अंजी, इसका नाम है अंजी खाद ब्रिज। कौन सा है, अंजी खाद ब्रिज। देखो ये मैंने ये बड़ा लगा दिया आपके सामने, ये 6 जून को, कितने जून को, 6 प्रधानमंत्री 6 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, ये 6 जून की न्यूज है, ठीक है ना, मतलब 5 तारीख को 4 जून को छपाई पीआईबी, जो प्रधानमंत्री कार्य पीएमओ जो है, पीएम ऑफिस होता है ना, जो पूरा पीएम का वो करता है, टाइम शेड्यूल बनाता है, कार्यक्रम तय करता है, ठीक है ना, पीएमओ भी तो होता है सारा काम, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री काम करता है। तो पीएमओ ने 4 तारीख को ये सूचना दी, पीएमओ कुछ भी करता है तो इसके ऊपर सूचना देता है पीआईबी पर, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सभी सरकारी मंत्रालयों की अपनी अपनी पीआईबी होती है, वो सब लोग अपने इस पे बताते हैं कि ये होगा, ये होगा, ये कार्यक्रम, ये योजना, ये परियोजना, सब चीजें, ये ऑथेंटिक डेटा होते हैं सारे। तो पीआईबी में लिखा 4 तारीख को कि प्रधानमंत्री 6 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज होगा ना, चाप आर्क ब्रिज, चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री भारत के पहले, देखो लिखा, भारत के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। समझ में आई बात, दोनों पहले चिनाब ब्रिज, फिर उसके बाद में किस पर जाएंगे, इसका करें। फिर प्रधानमंत्री कटरा में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भाई इस सरकार ने कुछ किया नहीं किया, ये बात जरूर कहूंगा, जम्मू कश्मीर में बहुत काम किया, एक्चुअल में काम किया है जम्मू कश्मीर में, सही में भारत सरकार की मतलब सराहनीय प्रयास। देखो पहले कितनी पत्थरबाजी होती थी, आप सुनते होंगे, पहले कितनी माहौल खराब, पूरा घाटी का माहौल खराब रहता था। आप देखते हो, आप सुनते हो कोई खबर, घाटी में पत्थर सुनते हो, नहीं सुनते, है ना। मतलब हमारे जो सिपाही हैं,
हमारे जो सिपाही हैं वो 8-7 देखो शुरू में इनको लगभग 12 साल हो गए शासन में, तो लगभग शुरुआत के जो दौर था तो थोड़ा थोड़ा संभालने में टाइम लगता है, लेकिन पिछले 5 साल में आप देखो 5 साल 6 साल में जो हमारे जितने भी जवान हैं वो ऐसे मौत हथेली पर लेके चलते थे कि किसी का जो जम्मू कश्मीर ड्यूटी जिसकी रहती थी सीआरपीएफ में आर्मी में, उनके तो घर वालों को एवरी टाइम 24 घंटे इस बात की चिंता रहती थी पता नहीं कब कैसी खबर आएगी हमारे घर पे, कब पता चलेगा तुम्हारा बेटा नहीं है, मतलब इतना बुरा माहौल था पहले। पहलगाम, हाँ कि बहुत सारे लोगों का मतलब शहीद हुए बहुत जवान, नहीं जो पहलगाम घटना है ये अलग एक स्वरूप हो गया, लेकिन पहले जो सड़कों के ऊपर जो आम आदमी जो पत्थरबाजी होती थी ना, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ ना, रोजगार मिलना शुरू हुआ, काम बहुत सारी विकास परियोजनाएं चालू हुई है ना, सरकार ने थोड़ा नियंत्रण किया उसका फायदा मिला। देखो ये सब मैंने 359 1315 ये सब यहाँ पर मैंने लिख दिया ना, तो ये सब वहां पर लिख दिया था। चलो भाई पंखा बंद कर देना, चाय अब चाय बनाओ तो नहीं ठंडी हो गई होगी, उसको बोला अदरक डाल देगा ढंग से। अगली नदी पर रावी, बच्चे रावी नदी पर किस पर आओगे? रावी। देखो इसको फटाफट रिवाइज करें पूरा रिवाइज करें सिंधु से। देखो सिंधु के बारे में सुनो एक बार, चेमाई ग्लेशियर, मानसरोवर झील, बोकर स्थान, आप भी अपने दिमाग में लाओ चीजों को ना। चांगला दर्रे से प्रवेश, दमचो के स्थान, लद्दाख से बहेगी, गुंजी नामक स्थान पर दुनिया का सबसे गहरा गोर्ज, अटक पर मैदान में प्रवेश, मीठन कोट में पंचनद का पानी लेगी, कराची से आगे पूर्व में और अरब सागर में गिरेगी। लंबाई 2880, भारत में 1113 या 1114 किलोमीटर। नीमो बाजपेयी की परियोजना के दाएं किनारे पर लेह शहर बसा है। पंचनद है जिसमें झेलम, चिनाव, अस्किनी और रावी, परुष्णी, व्यास, पिपासा, सतलज, सतुद्री। चिनाव का उद्गम पीरपंजाल श्रेणी सुनो बोलो मत, केवल सुनो, इमेजिनेशन करो, आप दिमाग में सोचो आप चीजों को। झेलम का उद्गम पीरपंजाल श्रेणी, शेषनाग झील के पास बेरीनाग झरना, किनारे पर शहर किनारे के ऊपर झेलम जो है, इसके ऊपर परियोजनाएं हुई और तुलबुल, पीओके परियोजनाएं आजाद पट्टन को हाला, ठीक है। झेलम जो है, झेलम की सहायक एक नदी है जिसका नाम लिद्दर। झेलम की एक और सहायक नदी मैंने आपको बताई कौन सी है, जिसका नाम है किशन गंगा पर पाकिस्तान में मंगला पान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बांध, और किशन गंगा को कहते हैं नीलम, क्या कहते हैं नीलम। इसके बाद झेलम चिनाब, ये निकलती है बारालाचा दर्रा, 2 धाराएं चंद्रा और भागा। केलांग के निकट तांडी मिली चंद्रभागा, जम्मू कश्मीर में नाम पड़ा चिनाव, सलाल दुलहसी बगलियार किश्तवाड़, 4 परियोजनाएं, सावलकोट बनाई जाएगी। चिनाव की लंबाई 1180। इसके बाद चलोगे तो चिनाव जो है वो पंचनद की सबसे लंबी नदी, चिनाव पंचनद की सबसे लंबी नदी, और चिनाव पर बना हुआ है चिनाव ब्रिज, 13-15 लंबाई, 359 ऊंचाई। 6 जून को क्या हुआ इसका उद्घाटन 2025। विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज, इसकी एक सहायक नदी है चिनाव की जिसका नाम है कौन सी? अंजी पर देश का पहला केबल स्टेट रेलवे पुल, केबल स्टेट रेलवे। अब आप बताओ रिवीजन करने में कितना टाइम लगा? 2 से 3 मिनट, 5 मिनट लगा मुश्किल से। आधे घंटे का मामला 5 मिनट में रिवाइज हो सकता है, और अगली बार जब पढ़ेंगे तो कई चीजें ऐसी होंगी जिनको रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं, समझे नहीं समझे, इसलिए ऐसे फटाफट रिवीजन कर लेना है, ठीक है। चलो अब रावी जो है, रावी देखो, रैसे एक दर्रे का नाम है रोहतांग, रैसे रावी रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कौन निकलती है? रावी जो नदी है, रावी नदी निकलेगी, फिर इसके बाद में ये जम्मू कश्मीर नहीं जाएगी, आती है पंजाब, हिमाचल से आती है पंजाब में आती है, पंजाब में आती है और पंजाब से बहती हुई जाती है पाकिस्तान, पंजाब से पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जाकर के, और ये एक स्थान पड़ता है सिंधु सराय। कौन स्थान है? सिंधु सराय स्थान पर जाकर के और चिनाव से मिल जाती है। देखो रावी के किनारे 2 शहर स्थित हैं, मतलब एक गांव है और एक शहर है। रावी किनारे बसा हुआ है लाहौर, रावी किनारे लाहौर, और रावी के किनारे स्थित हड़प्पा। कौन है? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला ज्ञात स्थल हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला ज्ञात स्थल कौन है? हड़प्पा। तो हड़प्पा भी किसके किनारे है? रावी नदी के किनारे। लाहौर भी किसके किनारे है? रावी। देखो पंजाब, हिमाचल प्रदेश में इसके ऊपर एक परियोजना है जिसका नाम है चमेरा। कौन सी है? चमेर। और पंजाब में एक स्थान पड़ता है थीन स्थान। कौन स्थान पड़ता है? थीन स्थान पर। किस स्थान पर? थीन स्थान पर, रावी नदी पर एक थीन स्थान पर बना हुआ रणजीत सागर बांध। चूंकि रणजीत सागर थीन स्थान पर है, अतः इसको थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। और इसके ऊपर एक परियोजना प्रस्तावित है, मंडल नहीं यार, ना मंडल नहीं भाई, मंडल नहीं, शाहपुर कांडी। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो गया, शाहपुर कांडी आएगा। हाँ मंडल डैम तो उस पर आता है, उत्तरी कोयल पर है ना, तो ये आपका आएगा शाहपुर कांडी, है ना। ये आपका शाहपुर कांडी किस बैच में पढ़ाया था? सही करवाना पड़ेगा, तो गलती हो गई। नोट्स में ठीक कर लेना ना, नए नोट्स में गड़बड़ होगा, नए नोट्स में ना, नए वाले नोट्स में गड़बड़ होगा ना, गलती से ऐसा हो गया। मैं भी आता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, है ना। चलो इसको आगे, हाँ किसमें? हाँ नहीं वो तो ठीक है, उसमें तो सही होगा। जो मैंने हैंड रिटन नोट्स है ना उसमें गड़बड़ है, 1 सेकंड रुकवाता हूँ। देखो आगे, रावी नदी का आपने देख लिया, रोहतांग दर्रा है ना, रोहतांग दर्रा हो गया। किनारे पर स्थित कौन कौन है? लाहौर है और एक कौन सा है? एक हड़प्पा। इसके ऊपर परियोजना कौन सी है? शाहपुर कांडी।
और इसके ऊपर हिमाचल प्रदेश में चमेरा और पंजाब में इसके किनारे कौन सा आएगा? रंजीत सागर। ठीक है, चलो अगली बात पर आओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, डायग्राम देख के समझ पाए होगे कितना इंपॉर्टेंट है। ग्रीन कलर से जो हमने दर्शाया है, ग्रीन कलर से, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। कौन है भाई? ठीक है, क्लियर सबको? यहाँ से मानसरोवर झील से राकसताल ग्लेशियर क्षेत्र है, और राकसताल में बर्फ पिघलेगी तो नदी बनेगी, उसका नाम है सतलज। क्या नाम है? सतलज। समुद्री वैदिक नाम इसका। सतलज यहाँ से आगे चलेगी। सतलज जब आगे चलेगी तो भाई एक दर्रा आता है, सैसे सतलज सैसे सिपकिला, सैसे सतलज सैसे सिपकिला। सिपकिला दर्रे से भारत में क्या करती है? प्रवेश, एंटर करके प्रवेश करके। इससे प्रवेश करने के बाद में आगे चली और हिमाचल प्रदेश में आगे चली आगे चली आगे चली आगे चली। तो इसके ऊपर एक बात है जिसका नाम भाखड़ा, नहीं नाथपा झाकरी। कौन सा आया? नाथपा झाकरी। अभी चर्चा में रहा था बहुत ज्यादा, क्योंकि नाथपा झाकरी जो है ना, यहाँ पर ही देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी यहाँ से। ठीक है ना, ये चर्चा में था पहले। तो ये नाथपा झाकरी परियोजना। इसके बाद आगे चली तो एक बांध, भाखड़ा बांध। कौन बांध आया? भाखड़ा। देखो भाखड़ा जो बांध है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय ग्रेविटी डैम कौन सा है? तो ये भाखड़ा बांध है। और भाखड़ा जो बांध है ना, इस भाखड़ा बांध के आगे लगभग 19-20 किलोमीटर आगे एक बांध बनाओ जिसका नाम है नांगल। कौन सा बांध है? देखो भाखड़ा बांध के आगे नांगल बांध इसलिए बनाया गया क्योंकि भाखड़ा बांध इतना बड़ा है कि अगर कभी भाखड़ा बांध के सारे गेट एक साथ खोले जाएं या बाई दी भाखड़ा बांध टूट जाए, मतलब एकदम से अगर पानी साथ खोल दिया जाए तो दिल्ली तक बाढ़ आ जाएगी। इतना मतलब पानी इसके अंदर आएगा, तो बहुत ज्यादा पानी इसके अंदर है। पंजाब सब बांध में डूब जाएंगे, सब पानी में डूब जाएंगे। इसलिए भाखड़ा बांध के वेग को नियंत्रित करने के लिए नीचे कौन सा बांध बना? नांगल। लेकिन नांगल बनाना तो फिर सीमा आ गई पंजाब की, मतलब कौन सा जाएगा? पंजाब। भाखड़ा हिमाचल और नांगल कहाँ पर है? पंजाब। इस प्रकार से परियोजना कहलाती है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा बांध जब पानी भरेगा भाई, बांध बनेगा तो पीछे पानी भरेगा, तो भाखड़ा बांध के पीछे जब झील बनती है उस झील को कहते हैं गोविंद सागर। क्या बोलते हैं? सिखों के 10वें गुरु थे गोविंद, गुरु गोविंद, गुरु गोविंद सिंह पहले 10वें थे ना? हाँ, गुरु गोविंद सिंह है ना। इसकी किसने स्थापना करी थी इसकी? सिख धर्म की गुरु नानक। गुरु नानक जो पहले गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक, है ना। तो गुरु नानक जी की एक वो चलती थी पहले जब स्कूल में पढ़ते थे, हाँ चिड़ियों का, कि वो उनके गुरु नानक देव थे ना, उनके घर वाले में कहते जा खेत में जा, और जो गेहूं बाजरा होता है ना तो उसके ऊपर जाके चिड़िया बैठती है तो उनको उड़ाते रहना। तो गुरु नानक जी वहाँ पर जाते और खेत में जाकर बैठ के आराम से मस्त बैठ जाते, और चिड़ियों के लिए कहते कि राम जी चिड़िया, राम जी का खेत खाओ ये चिड़ियों बर पेट, है ना। तो उड़ाते नहीं थे, तो खाने देते थे ना। तो उन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी थी। चलो, तो ये देखोगे आप, तो नाथपा झाकरी, फिर भाखड़ा बांध, फिर उसके बाद में कौन सा है? नांगल बांध। तो नांगल बांध आ गया, आगे चली। इधर व्यास कुंड से निकलती है कौन सी? व्यास नदी। व्यास कुंड से व्यास नदी, और व्यास नदी निकलती है, और व्यास नदी निकलती है ना, तो व्यास नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया। कौन सा? पौंग। कौन बांध है? पौंग। अब होता क्या ना कि जब सर्दियां आती हैं तो हिमालय पर जम जाता है बर्फ से, और हिमालय जब जम जाता है तो हिमालय जमता है तो जो क्या कहते हैं, हिमालय जब जम जाता है तो पानी इंदिरा गांधी नहर में कम पड़ जाएगा। इधर भाई इंदिरा तो पानी सर्दियों में चाहिए ना, क्योंकि इस भाग में किसकी खेती होती है? गेहूं, ये सब होता है ना। तो इसके लिए बनाया गया पौंग बांध, ताकि जब कभी भी शीतकाल के दौरान हिमालय के अंदर नदियां जम जाए तो पौंग बांध में हम पानी इकट्ठा कर लेते हैं एक्स्ट्रा, ताकि उस पानी को छोड़ करके और इंदिरा गांधी नहर में सिंचाई का कार्य किया जा सके, है ना। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी कैनाल ही है। ठीक है ना। थार की गंगा लूणी को कही जाती है। थार की गंगा कौन है? लूणी। थार की गंगा लूणी, और पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कौन है? इंदिरा गांधी कैनाल है। ठीक है। देखो पंडित नेहरू जब गए इसके उद्घाटन पर, तो पंडित नेहरू ने इतने बड़े बांध देखे नहीं अपनी लाइफ में कभी भी, क्योंकि दुनिया में इतने बड़े बांध थे ही नहीं, है कि नहीं भाई। कोई अमेरिका वगैरह में कुछ बांध थे बस, बाकी तो सब छोटे छोटे डैम हुआ करते थे। तो पंडित नेहरू ने जब इसको देखा भाखड़ा बांध को, तो नेहरू जी ने कहा चमत्कारी विराट वस्तु। क्या कहा? एक बार इनको कहा गया कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाना है, तो ये बोले कि भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए पैसा नहीं दूंगा मैं, नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो मंदिर का पुनर्निर्माण कौन भी करवा सकते हैं, तो जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, तो वो अपना पैसे इकट्ठा करके करवा लेंगे। मैंने कहीं सुना था ये कहानी, अब पता नहीं कितनी सही है गलत है, मैं नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा बजट नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के जो मंदिर है ना, वो तो बहुद्देशीय परियोजना है। ठीक है ना। तो पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, लेकिन सही बात तो यही है कि आधुनिक जो मंदिर है वो तो कौन है? बहुद्देशीय परियोजनाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM जितने भी हैं वो सब यही तो है। एक देखो सेवा ना, सेवा भाव से की जा सकती है। सेवा कैसे होती है? भाव, मन में भाव होगा तो सेवा होगी, नहीं तो सेवा नहीं होगी। अभी एक डॉक्टर है, उनके बारे में मैंने भी सुना, यहीं पर बगल में ही बैठते हैं, उनका नाम एजाज खान। सुना है आपने? इधर बगल में ही है एजाज डॉक्टर, नहीं सुना है तो बता देता हूँ। यहीं पर बगल में बिल्कुल ठीक नजदीक में डॉक्टर एजाज खान पिछले 40 साल से 10 रुपये फीस में इलाज करते हैं। हाँ, उनके पापा, हाँ डॉक्टर एजाज खान के जो पिताजी थे, वो डॉक्टर एजाज खान के पिताजी ने उनको कहा था कि पैसा मत लेना, बिना पैसे के इलाज करना। डॉक्टर एजाज खान अभी भी 10 रुपये में इलाज करते हैं, और वो एजाज खान, डॉक्टर एजाज खान, और वो कहते हैं कि डॉक्टर को कभी भी ना जो दवाइयाँ हैं और जांच है वो मरीज की आर्थिक स्थिति देखकर लिखनी चाहिए। अब एक व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है बड़ी बड़ी जांच, बड़ी बड़ी महंगी दवाइयाँ, तो मत लिखो, वैसे काम चला लो, वैसे बर्बाद हो जाएगा व्यक्ति। तो अब ये जो सेवा हुई है किससे हुई? भाव से हुई, है कि नहीं? तो ये हुई। मैं भी आज सुबह मैंने पढ़ा उनके बारे में, तो मतलब मैं कहना तो नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी बताऊँ आप। हिना मैडम, हम दोनों हस्बैंड वाइफ इस बात पर ना खूब बात करते हैं कि जो हमारा बेटा है ना उसको बड़ा करेंगे, उसको डॉक्टर बनाएंगे, और हम सोचते हैं कि पैसा हम उतना कम से कम दोनों मिलकर कमा लेंगे कि उसको पैसे कभी कमी ना पड़े, और उसको कहते हैं बेटा तो डॉक्टर बन और फ्री में ही इलाज कर, सिर्फ इतना ही करके अपना पूरा जीवन तो उसमें समर्पित कर दे, है ना। तो मैंने आज फिर इस बात को सुना ना कि उस डॉक्टर एजाज खान के पिताजी ने कहा था कि फ्री इलाज कर, तो मुझे लगा यार जब उसका पिता उसको बना सकता है तो मैं भी तो अपना बेटा बना सकता हूँ, है कि नहीं? यही तो है। तो उसमें कुछ नुकसान तो है ही नहीं, तो यही फर्क होगा अकाउंट में 2-5 करोड़ रुपए कम आ जाएंगे, इतना ही होगा ना भाई। एक व्यक्ति अगर एक डॉक्टर खूब कोशिश करेगा 50 करोड़ रुपए कमा लेगा, है कि नहीं? बस ये फर्क रह जाएगा कि 2 करोड़ रुपए में कर लेगा, है कि नहीं? और आप कई बार देखते हो सूरज में अर्घ देते हैं ना अर्घ, तो लोग नदी में जाते हैं। अभी तो देखो नदी में नहीं जाते, पहले जो पुराने समय में जो प्रचलन था वो इसी चीज का था कि लोग नदी में जाते थे, नदी में नहाते थे और वहीं से पानी लेते थे और वहीं से ऐसे जल विसर्जित करते थे। तो वो इस बात का भी संकेत है कि आपका ही लिया और आपको ही समर्पित कर दिया। इस दुनिया में कोई व्यक्ति पैसा लेकर गया क्या? नहीं गया, सही बात है कि नहीं? तो फिर सोसाइटी से जो लोग वैसा ही वापस कर दो। सूरज ऐसा ही करता है ना, नदियों से सागरों से पानी को क्या करता है? खींचता है ना, अवशोषित करता है, और फिर ला करके पूरा पानी वहीं पर सब जगह पर छिड़क देता है, उसको बारिश कर देता है कि नहीं? जहाँ से लिया वहीं पर रिटर्न कर दिया। चलो ठीक है, और PDF लगाओ, मैं PDF की वेट कर रहा हूँ। मैंने तो लगाएंगे, खत्म हो गया।
आज ज्यादा ज्ञान ज्ञान की बातें आ रही है ना, तबीयत अच्छी है ना इसलिए। लगा दिया व्यास, हाँ व्यास से। बच्चे तुम पढ़ो एक बार इसको, देखो। व्यास देखो, व्यास। और लगा दो, एक बार लगा दो सारी एक साथ, सारी लगा दो। सारी लगा दो जितनी भी हैं उतनी। एक बच्चा लगा सर, चाय की आवाज नवादा तक आ रही है। देखो एक बच्चा पूछ रहा है सर गोविंद सागर झील कहाँ है? गोविंद वल्लभ पंत सागर तो मैंने बताया था उत्तर प्रदेश में, हिंद बांध के पीछे। अच्छा बेटा एक बात बताओ, गोविंद सागर मेरे से आप क्यों पूछ रहे हो? बताओ। क्योंकि देखो अभी मैंने आपसे क्या बताया कि हिमाचल में कौन सा बांध है? भाखड़ा। तो जो झील है वो किसके पीछे बताई मैंने? भाखड़ा के पीछे। तो झील भी कहां पर आ जाएगी? हिमाचल प्रदेश में आ जाएगी। किसकी भाई? चिनाब नदी आएगी। चिनाब कहीं पूछा है क्या? देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है ना, लंबाई देखते हैं सर्च करके ना। देखो कई बार ना बहुत सारे क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात ये है, एक्चुअल बात है कि कई सारे प्रश्न विकल्प देख के ही कर जाते हैं भाई। हाँ क्या दिया है देख लेते हैं भाई, एक बार लंबाई कितनी। अब सुनो बेटा, इसमें देखो ये सब मैं बता दिया आपको ना। देखो सुनो, कई इधर देखो, हिमाचल में व्यास कुंड से निकलती है, कुल्लू घाटी से बहती व्यास। इसके बाद धौलाधर श्रेणी में लागी और काती गोरज का कहती है निर्माण। और पंजाब के तलवाड़ा स्थान पर मैदान में क्या होता है? इसका प्रवेश होता है। हरी के नामक स्थान पर सतलज से मिल जाती है। इंदिरा गांधी नहर में शीतकाल के दौरान जलापूर्ति हेतु इस पोंग बांध का निर्माण किया। ये बड़ा प्रश्न बड़ा इंपोर्टेंट। ये जो कुछ कुछ आपको अजीब अजीब दिखे ना, कुछ कुछ अटपटा सा, अब मानना कि वो एनसीईआरटी से मैंने इसमें लिख दिया, 11वीं की एनसीईआरटी से लिख दिया, ठीक है ना? 11वीं की एनसीईआरटी उठा के उससे लिख दिया इसमें ना, क्योंकि मैंने खूब ऐसा देखा है कि एनसीईआरटी से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तुम्हारा जो फरक्का बांध पिछला दरोगा में पूछा गया था वो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था ऑप्शन, है ना? जबकि मेरा ही ध्यान उसके ऊपर नहीं था। अगला देखो नेक्स्ट, सतलज नदी के बारे में बता दिया जो बताना था वो, है ना? देखो नाथपा जागरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन पर देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट स्थापित किया गया। भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी कौन सा है? भाखड़ा। नाथपा जागरी परियोजना, ये सब मैंने बता दिया आपको ना। अब हम आते हैं कुछ और नदियां हैं जो दाएं तरफ से आकर मिलती है। जैसे जासकर भी एक सिंधु की बाएं तट की साइड नदी है, दाएं तरफ से नुब्रा नदी आती है, एक श्योक नदी आती है, एक आपकी इससे काबुल आती है। कौन आती है? काबुल। काबुल में एक नदी मिलती है स्वात। स्वात नदी की घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। जैसे भारत का स्वर्ग हम किसको कहते हैं? कश्मीर घाटी। ऐसे स्वात नदी की घाटी क्या कहलाती है? पाकिस्तान का स्वर्ग कहलाता है। इसके अलावा काबुल नदी आ रही है, इसके अलावा गोमल आती है, एक झोब आती है, एक सोहन नदी आती है, जासकर है, श्योक, नुब्रा, ये तमाम जो है आपके हैं। काबुल की एक सहायक है मैदान नदी। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, काबुल की एक सहायक कौन सी है? मैदान। देखो इस पर कौन सा डैम प्रस्तावित है? सहतूत। कौन सा है? सहतूत। सहतूत बांध इसके प्रस्तावित है, ठीक है ना? अब हमारे प्रायद्वीप की नदियां, प्रायद्वीप की नदियों को भी दो कैटेगरी में बांट लो। एक प्रायद्वीप की ऐसी नदी जो बंगाल की खाड़ी में, एक प्रायद्वीप की ऐसी नदी जो अरब सागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो पहले बंगाली खाड़ी पढ़ लेते हैं कौन कौन सी है। तो बंगाली खाड़ी में कितने, अच्छा बंगाली खाड़ी में जो गिरती है उनमें स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, पलार, कावेरी, वैगई, वेपर और एक कौन सी है? ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी सबसे दक्षिणतम नदी है। इधर अरब सागर में जो आती है इसमें एक लूणी तो आती नहीं, अरब सागर लूणी तो वैसे ही विलुप्त हो जाती है कच्छ का रण में। लूणी के अलावा माही अरब सागर, नर्मदा अरब सागर, तापी अरब सागर, शरावती, वराही, मांडवी, ज्वारी सब किसमें आती है? अरब सागर। पेरियार, पंबा, अचनकोविल ये सब किसमें आती है? अरब सागर। तो पहले अरब सागर वाली पढ़ते हैं, फिर किस पर चलेंगे? अपने बंगाल की खाड़ी। देखो मैं लूणी नदी के बारे में तुम्हें बताता हूँ। लूणी नदी को आप सुनो एक बार, लूणी को आप ध्यान दो, तो लूणी के ऊपर आप चलो। ये इसमें लिखी नहीं है, देखो ये राजस्थान का मानचित्र अगर ले, ये अरे यार बिगड़ गया, क्या हो गया? देखो नहीं अटल जूता डाले, अटल जूता, अटल जूता डाले कमर। इसको स्टूल दे दो भाई, स्टूल दे इसको, आगे जाओ, आगे चल, कान पे मार इधर, इसको आगे बैठाओ। देखो देखो मेरे लिए सभी लड़के सभी लड़कियां बराबर हैं, ठीक है ना भाई? इसको स्टूल दे, नहीं तो इधर बैठा दूंगा, बता दिया। स्टूल दे इसको। ये चोटी है, इसका नाम है नाग पहाड़। कौन चोटी है? कौन चोटी है? रख दो इसको। नाग पहाड़ चोटी है, इससे निकलती है लूणी। कौन निकलती है? लूणी निकलती है, लूणी, ठीक है ना? लूणी नदी का उद्गम होता है थार मरुस्थल से बहती है, जाकर गिरती है कच्छ का रण। किसमें गिरती है? कच्छ का रण। कच्छ के रण के बारे में आपको बता चुके हैं, जंगली गधे पाए जाते हैं। कच्छ का रण भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, बताया था आप सबको। और बन्नी घास का मैदान भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है, कच्छ के अंदर मिलता है ना। तो ये लूणी नदी है भाई, थार की गंगा कही जाती है। लूणी नदी जब उद्गमित होती है, आना सागर झील, एक झील पड़ती है, इसका नाम है आना सागर। जब इसका उद्गम आना सागर से होता है
तो आना सागर जब निकलती है ना तो ये मीठा पानी रहता है, लेकिन जब ये थार के अंदर बहती है ना, थार के अंदर मिलने वाले लवण इसके अंदर मिल जाते हैं, और जब थार के अंदर इसके लवण मिलते हैं थार के मरुस्थल के, तो आगे इसका पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। पहले मीठा था फिर खारा हो गया, इसलिए आधी खारी आधी मीठी ये जो है कौन सी नदी कहलाती है, लूणी कहलाती है। लूणी को कहते हैं आधी खारी आधी मीठी, आधी खारी आधी मीठी। अब देखो एक नदी है बोलो लीलड़ी, एक है बोलो मीठड़ी, एक है बोलो सूगड़ी, एक है बोलो जोजड़ी, एक है बोलो सागी, एक है बोलो सगाई, एक है बोलो जवाई। तो बताओ क्या हो गया ना? तो बोलो सारी, बोलो लीलड़ी, मीठड़ी, सूखड़ी, जोजड़ी, सागी, सगाई, जवाई, जवाई, सगाई और जवाई। सुनो लुगाई छूट गया। सुनो आपको सारे याद नहीं रखने, आपको एक याद रखना है, जोजड़ी। क्या याद रखना है? तो अगर तुम्हारे पेपर में आया तो जोजड़ी नहीं आएगा, वो कहेगा जोजरी। क्या बोलेगा वो? जोजरी आएगा। जोजरी किसकी सहायक है? तो किसकी है? लूणी। लूणी भारत की सबसे लंबी नदी है ना, ना पूरी बात सुनना एक बार। लूणी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका प्रवाह मरुस्थल में होता है। मरुस्थलों में प्रवाहित होने वाली दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन है? लूणी। मरुस्थलों में प्रवाहित दुनिया में सबसे लंबी है जिसका नाम है नील, जो सहारा में बहती है। मरुस्थलों में प्रवाहित दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नाइजर, जो सहारा में बहती है। और मरुस्थलों में प्रवाहित दुनिया की तीसरी सबसे लंबी लूणी है, जो थार में बहती है। तो थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन है? लूणी। थार की गंगा किसे कही जाती है? लूणी को कही जाती है। लूणी नाग पहाड़ चोटी आना सागर झील के निकट से निकलेगी, थार मरुस्थल में बहेगी 350 किलोमीटर, लगभग 350 के आसपास, और कुल लंबाई इसकी 495 है। और ये कच्छ का रण में गिर जाती है। आंतरिक प्रवाह की नदी है। किसकी नदी है? तो ना तो बंगाल खाड़ी में जा रही है, ना अरब सागर में जा रही है। पहले अरब सागर में जाती थी, पहले अरब सागर में जाती थी, लेकिन क्या हुआ एक बार, ये जो क्षेत्र आप जो आज देखते हो ना, ये वाला हिस्सा, ये जो पूरा हिस्सा है, ये सारा हिस्सा पहले सागर में डूबा हुआ था, अरब सागर में। तो लूणी नदी कहाँ करती थी? अरब सागर में। लेकिन हुआ क्या ना कि कुछ भूभाग ऊपर उठ गया। जब भूभाग ऊपर उठा, भाई ये भारतीय प्लेट ऐसे टकराते हैं, मूवमेंट होता है, तो कोई मूवमेंट हुआ होगा, ये हिस्सा उठ करके समुद्र से क्या आ गया? बाहर आ गया। तभी ना यहाँ पे इतने लवण पाए जाते हैं, इतना सलाइन है, क्योंकि सागर का डूबा हुआ भाग था ही पहले, तो बाहर आ गया, बाहर आ गया। तो अब ये लूणी नदी अब क्योंकि अरब सागर में नहीं जाएगी, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो ये है, तो लूणी के बारे में कुछ भी नहीं है। लूणी के बाद में एक नदी आती है माही। आप सभी जानते हैं यहाँ पर पर्वत कौन सा है? विंध्याचल। कौन पर्वत है? ये पर्वत विंध्याचल। विंध्याचल में एमपी से निकलती है, इस तरीके से बहती है, यू आकार, और खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का नाम है माही। कौन नदी है? कर्क रेखा को कितनी बार काटेगी? कर्क रेखा को, तो बस इतना ही याद कर लो बस। माही नदी एमपी में विंध्याचल से निकलेगी, उल्टी यू आकार में बहेगी, और उल्टी यू आकार में बहते हुए कर्क रेखा को 2 बार काटेगी। और चूंकि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए इसको हाँ मेहंद झील पड़ती है, उससे निकलती है, महू जिला पड़ेगा। तो मेहंद ये जो है कर्क को 2 बार काटती है, जैसे माही कर्क को 2 बार काटती है, ऐसे विश्व रेखा को 2 बार काटती है कांगो। कौन काटती है? इसलिए माही की तुलना किससे की जाती है? कांगो से। देखो तो नई वाली पीडीएफ है, नई जो मैंने हैंड रिटन दी है आपको, उस हैंड रिटन पीडीएफ में 2-3 नदियां नहीं है वहां पर, वो पेज अभी कल देंगे आपको, कल या परसों देंगे। उसमें एक तो माही नहीं है, लूणी नहीं है, 2 नदियां नहीं है, साबरमती भी नहीं है, और उसके अंदर अभी कृष्णा, कावेरी, ताम्रपर्णी, पलार, वो नदियां नहीं है कुछ, मतलब टॉपिक पूरा नहीं हुआ है क्लास में, चल रनिंग में है वो टॉपिक। तो अभी कल जब क्लास लगेगी तो टॉपिक पूरा हो जाएगा, तो ये नदियां जो बची है ना, ये उसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है ना? तो उस समय फिर आपको 2 दिन में दे देंगे, तो एक पेज और लगा लेना इसमें लाकर, ठीक है ना? तो अभी आप उसको लिखो मत, आप केवल पढ़ लो बस। और वो 169 पेज वाली जो पीडीएफ है उसमें तो है ये सब, है ना? मेरी जो हैंड रिटन पेज है उसमें नहीं है ये वाला, ठीक है ना? तो माही को सुन लो आप। माही चली, कर्क रेखा को किससे कितने बार काटा? 2 बार। कर्क रेखा को 2 बार काटने की वजह से इसकी तुलना किससे की जाती है? कांगो से। किसकी तुलना? कांगो। तो भारत की कांगो किसको कहते हैं? माही को। किसको कहते हैं? माही। तो माही भारत की क्या कहलाती है? कांगो। एक इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में सुन लो, ये प्रश्न कई बार पेपर में आ जाता है। माही पर राजस्थान में एक परियोजना है, इसको बोलते हैं माही बजाज सागर। कौन परियोजना है? माही बजाज सागर। तो माही बजाज सागर परियोजना किस नदी पर है? माही पर। माही पर आएगा, ठीक है? माही बजाज सागर परियोजना माही पर। तो ये इतना ही इसके बारे में माही में आएगा। विंध्याचल से निकलेगी, कर्क रेखा को 2 बार काटेगी, और माही बजाज सागर परियोजना इसके ऊपर किस पर? राजस्थान में। राजस्थान का सबसे लंबा बांध वही है, माही बजाज सागर बांध। गुजरात में जाती है और गिरती जाकर खंबात की खाड़ी। यहाँ पर एक जिला पड़ता है उदयपुर। कौन जिला पड़ता है? अरावली की पहाड़ियों में। यहाँ से निकलती है साबरमती। कौन निकलती है? ये भी जाती है खंबात की खाड़ी। देखो साबरमती खंबात की खाड़ी, माही खंबात की खाड़ी, नर्मदा खंबात की खाड़ी, और ताप्ती खंबात की खाड़ी, ये चारों बड़ी बड़ी नदियां खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। गल्फ ऑफ कैम्बी इसको बोलते हैं। ये साबरमती निकलेगी राजस्थान से, फिर ये गुजरात जाएगी, एक जिला पड़ता है गुजरात का साबरकांठा। कौन सा है? फिर ये लास्ट में जाकर गिरती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये जो नदी है ना, ये साबरमती, साबरमती के किनारे गुजरात का सबसे बड़ा नगर अहमदाबाद, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थित। यही प्रश्न आता है बस। राजस्थान में उदयपुर की पहाड़ियों से निकलती है, उदयपुर में पदराला की पहाड़ियां पड़ती हैं, उनसे निकलती है, वो सब नहीं देखना है आपको। अरावली उदयपुर जिला राजस्थान का, वहां से निकलेगी, और गुजरात में बहेगी खंबात खाड़ी में किनारे गांधीनगर, और कौन सा है? अहमदाबाद। बस 2 ही प्रश्न याद रखने। अब आते हैं नर्मदा पर। किस पर आते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन कहलाती है? नर्मदा। एमपी की जीवन रेखा नर्मदा। एमपी की जीवन रेखा कौन है? नर्मदा। भाई सुनो, एमपी की जीवन रेखा 13-12 कितनी लंबाई है? 13-12 13-12 13-12 कितनी है? 13-12 13-12 13-12 1312 किलोमीटर लंबाई किसकी? नर्मदा। याद करनी है इसको, भयानक याद करनी है, रट देना है। नर्मदा की लंबाई 1312। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, जीवन रेखा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के बीचों बीच बहती है भाई साहब। देखो यहाँ से निकलती है अमरकंटक से, और यहाँ से निकलकर एमपी के बीचों बीच बह रही है, और चूंकि एमपी के बीचों बीच बहती है इसलिए मध्य प्रदेश की क्या कहलाती है? जीवन रेखा। भाई सुनो, नीचे पर्वत है जिसको बोलते हैं सतपुड़ा, नीचे कौन है? अजंता, और ऊपर एक पर्वत है इसको बोलते हैं विंध्याचल। तो देखो ऊपर विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा, दोनों के बीच में भंस घाटी किसकी है? नर्मदा। इसलिए नर्मदा का प्रवाह किन 2 भंस घाटियों के बीच होता है? तो ये होता है विंध्याचल और सतपुड़ा। ताप्ती किन के बीच दिख रही है? सतपुड़ा और अजंता। ताप्ती आ रही है, सतपुड़ा और अजंता। देखो इस पर ध्यान दो, इसका जो उद्गम होगा नर्मदा का, तो नर्मदा का उद्गम होता है एमपी का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है अनूपपुर जिला। कौन सा है? अनूपपुर। सर इतना पढ़ाते हैं एक दिन में कि समझ ही नहीं आता है, तो क्लास बंद करके बाद में देख लेना। अरे नहीं समझ में आ रहा है, क्लास छोड़ तो बाद में देख लो, 1 घंटे बाद देख लेना ब्रेक लेके। हाँ थोड़ा थोड़ा देख लो, उसमें क्या दिक्कत है बताओ। चलो देखो इसमें ध्यान दो, तो ये निकलेगी ये जिला पड़ता है तुम्हारा, यहाँ अमरकंटक पड़ता है, अमरकंटक शिखर या अमरकंटक चोटी, ये जिला पड़ता है अनूपपुर जिला। कौन सा है? अनूपपुर जिला पड़ता है। कौन जिला पड़ता है? अनूपपुर जिला किसका है? मध्य प्रदेश। एमपी का जिला है कौन सा? अनूपपुर।
यहाँ से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, यहाँ से उद्गम होता है, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है, उद्गम, यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद में और फिर गिरती है खंभात की खाड़ी। 1312 किलोमीटर लंबाई है। कितनी लंबाई है? 1312 किलोमीटर, ठीक है, 1312 लंबाई। और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से क्या हो रही है, प्रवाहित। अब देखो जब ये चलती है तो इसके ऊपर एक डैम आता है, इसका नाम है बरगी डैम। बरगी गांव पड़ता है, उसके नजदीक आता है बरगी डैम, बरगी बांध। बरगी बांध कौन सा बांध आता है? जैसे थोड़ा आगे चलते हैं तो एक आता है जबलपुर। कौन आता है? जबलपुर आता है, जबलपुर, जबलपुर आता है, जबलपुर आता है। और जबलपुर के निकट इस पर एक जलप्रपात है, धुआंधार। कौन सा है? धुआं। कौन जलप्रपात? धुआं। भाई सुनो, धुआंधार जलप्रपात है। और जो पहाड़ियां हैं ना, जिन पहाड़ियों पर धुआंधार बना हुआ है, उन पहाड़ियों का नाम है भेड़ा घाट की पहाड़ियां। कौन पहाड़ियां? संगमरमर। क्या मिलता है? संगमरमर की चट्टानें मिलती है भेड़ा घाट की पहाड़ियां। आगे चली, इसमें एक नदी मिली बरना, एक तवा। फिर आगे चली, फिर इसके ऊपर एक मिला, एक परियोजना इसके ऊपर जिसका नाम इंदिरा सागर। इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा सागर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, राजस्थान, व्यास और सतलज, व्यास और सतलज, हरि के स्थान पंजाब, है ना। और इंदिरा सागर किसके ऊपर है? इंदिरा सागर है नर्मदा पर, एमपी में नर्मदा। इंदिरा सागर एमपी में नर्मदा पर, इंदिरा सागर। फिर आगे इसके ऊपर एक बांध है पुनासा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम ओमकारेश्वर। और इसके आगे चलोगे तो ये आता है सरदार सरोवर। और ये आता है, इसको बोलते हैं भैरोज। कौन सा बोलते हैं? भैरोज। देखो SOU, इसका मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी। देखो जब आप सरदार सरोवर डैम को क्रॉस करेंगे, जैसे आप मान लो पैदल चलते 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 आप आ रहे हैं, सरदार सरोवर बांध आया, बांध को क्रॉस करके एक द्वीप आता है नर्मदा किनारे। और नर्मदा किनारे द्वीप आता है, उसको बोलते हैं साधु बेट। कौन सा द्वीप आता है? साधु। और भाई साधु बेट द्वीप के ऊपर बनाई गई है स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या बनाया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है साधु बेट द्वीप पर, सरदार सरोवर बांध के निकट। और क्या होता है ना कि जब हाई टाइड होता है, उच्च ज्वार आता है, तो उच्च ज्वार के समय नर्मदा में 27 किलोमीटर की अंदर तक हाई टाइड आया, नर्मदा में 27 किलोमीटर अंदर तक क्या चला जाता है? पानी। अब देखो सागर का पानी जब अंदर जाएगा तो पानी क्या होगा? खारा होगा। तो इसने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये काम कर दिया, इसके ऊपर मुहाने के नजदीक जाकर के बांध बना दिया, इसका नाम भरोच बांध। कौन सा है? अब आओ ना, पानी आएगा तो बांध के साथ टकरा कर रुक जाएगा, पानी अंदर प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है ना। तो नर्मदा की लवणता को कम करने के लिए और कौन सा डैम बनाया है? भरोच बांध बनाया, ठीक है ना। भरोच बांध का निर्माण किया गया, भरोच बांध बनाए गए लवणता को कम करने के लिए। सरदार सरोवर तो भारत की एकमात्र परियोजना है जिसकी नींव रखी पहले प्रधानमंत्री ने, उद्घाटन किया वर्तमान प्रधानमंत्री। अब समझो एक बार, आप देखो क्या क्या कांड होते हैं भारत में, समझो। सरदार सरोवर, इसकी नींव 1961 में पंडित नेहरू ने रखी और 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया? उद्घाटन। दुर्भाग्य देखो एक बार, एक एक पर्यावरणविद है जिनका नाम है मेधा पाटकर। क्या नाम है? आंदोलन चला दिया नर्मदा बचाओ। क्या आंदोलन चला दिया? नर्मदा बचाओ। ये आंदोलन बहुत खतरनाक चीज होते हैं। और ये आंदोलन जो चलते हैं ना, इन आंदोलनों में कई कई व्यक्ति अपना तगड़ा कैरियर बना जाते हैं, है ना। जैसे दिल्ली में वो जो आंदोलन आया था ना, कौन सा था ना, लोकपाल बिल, अन्ना हजारे का। तो उसमें क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल बने, हुआ कि नहीं हुआ आंदोलन में? मेधा पाटकर जो है, इन्होंने आंदोलन चलाया कौन सा? नर्मदा बचाओ। अब बताओ, नर्मदा बचा लो, बांध तो बना आखिर में। 61 में काम शुरू हुआ, 65 में बांध बन गया होता तो 17 और 35 कितना हो गया? 17 15 कितना हो गया? 17 35, अरे 15 35 50 हो गया ना। 52 साल 55 साल, आज कितने लोगों को प्रभाव उसका, कितने लोगों को फायदा उठाते? 50 साल लेट हुआ बांध, कितने साल आखिर बना? हाँ मतलब मान लो 50 55 साल मान लो। अब आप बताओ, दुर्भाग्य की बात नहीं है कि नहीं भाई? बनना तो था ही, अब बना, रोक लिया नहीं, रुक पाया, बना। लेकिन 50 साल कितने लोगों को मतलब वो होगा बताओ, ठीक है ना। लेकिन क्या कर सकते हैं, सुनो। अब इसका जो सबसे मुश्किल प्रश्न है, तो इसका मुश्किल प्रश्न ये आता है कि ये मैदा पाठ नहीं है, मेधा पाठ है, मैदा। देखो तो एक बात को समझो। अच्छा, वो लिखने में गड़बड़ कर दी, लिखने में गड़बड़ हो गई, 1200 ही आएगा, 200 मीटर में थोड़ी हो गई। वो एक देखो, कई बार इस बोर्ड पे क्या होता है ना कि एरर आ जाते हैं, कई बार अक्सर मिट जाते हैं कोई कोई। सुनो एक बात को समझो, इस मुश्किल प्रश्न पे क्या आता है कि नर्मदा नहर परियोजना में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? नर्मदा का नाम सुन के ऐसा लगता है कि राजस्थान का नहीं होगा, लेकिन आप ध्यान रखना ये गलती ना करें। देखो गुजरात के साथ कौन कौन लगते हैं? गुजरात के ऊपर कौन लगता है? राजस्थान। पूर्व में कौन है? MP। नीचे में कौन है? महाराष्ट्र। चारों का ही है, जो गुजरात से लगते हैं उन चारों का हिस्सा है, ठीक है। जैसे भाई इस सरकार को अपना क्या बनाना है? बांध बनाना है, तो ये बजट ले लेती है आसपास से कि यार अपने मिलकर बना लेते हैं, अकेला तो बनेगा नहीं हमसे, तो मिल के बना लेते हैं। करप्शन ज्यादा होता है लेकिन बांध कोई बड़ी बात नहीं है ना, करप्शन इतना होता है, इतना पैसा खा जाते हैं लोग, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर गुजरात में बना हुआ है, इससे एक नहर निकाली गई है और इससे राजस्थान में क्या होती है? सिंचाई होती है। एक नहर जाती है नर्मदा नहर, तो गुजरात में सिंचाई हो रही है और राजस्थान में भी 2 जिलों के अंदर होती है, ठीक है ना। नीचे MP को फायदा होता है, MP को भी, महाराष्ट्र को भी, गुजरात को हो जाएगा, किसको भी? राजस्थान। नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्ष 1985 में शुरू हुआ, जिसकी प्रणेता मेधा पाटकर। सरदार सरोवर बांध से आगे गुजरात के केवड़िया में साधु बेट द्वीप पर सरदार पटेल की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थापित किए गए, ठीक है ना। तो ये अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो थक करके चूर हो चुके हैं, थक के चूर हो गए, किसी भी समय बेहोश हो सकते हैं? कोई है? पता नहीं है? पानी पे क्या हो गया? नहीं तो अच्छा, एक बार सारे साइलेंट हो जाओ, एक बार सुनो। जिसको पानी पी के आना पिया, 2 घंटे हो गए, कोई बात नहीं है ना। जिनको पानी देखो, जो बच्चे किनारे पर बैठे ना, उनका तो ठीक है, बीच में बैठे ना, वो निकल नहीं पा रहे हैं ना। तो जल्दी से फटाफट, कितना टाइम हुआ है? 11 बज के 2 मिनट, 11 बज के 12 मिनट में बिना कहीं शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। 10 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई बात नहीं।
सुनो भाई, आगे देखो इसमें, आप सुनो आगे। 10 मिनट के बजाय 15 मिनट हो गए हैं, आप ध्यान दो थोड़ा सा प्लीज। ए बेटा, हेलो, क्या कर रहा है? हाँ, देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सब। पहले सुनो, बस बड़े हवाबाजी कर रहे हैं बेटा। अब देखो बच्चे, सारे लोग ध्यान दो। यहाँ तक हो गया सरदार सरोवर। अब अपन आते हैं किसके ऊपर, अगली नदी पर आते हैं जिसका नाम है कौन सी, तापी या ताप्ती, तापी या ताप। 12 बजकर 10 मिनट तक पढ़ेंगे, ठीक है ना, 12:10 तक। ओके, अब सुनो आप, फिर 12:10 से छुट्टी कर देंगे हमारी, जितना होगा उतना हो जाएगा, तो बच जाएगा वो कल करवा देंगे, ठीक है। तो ताप्ती या तापी को भगवान सूर्य की पुत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भगवान सूर्य की पुत्री। भगवान सूर्य की पुत्री किसे कहा जाता है? ताप्ती को। ये निकलती है महादेव श्रेणी से। किसे निकलती है? देखो, राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव, मैकाल, ऐसे पढ़े सब पूरा। तो इसमें जो महादेव रेंज है, उस महादेव में एक स्थान पड़ता है मुलताई। कौन पड़ता है? मुलताई स्थान पड़ता है। कौन सा स्थान है? मुलताई। तो मुलताई स्थान से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। मुलताई से क्या होता है? उद्गम। मुलताई से इसका उद्गम होगा। मुलताई से उद्गम होने के बाद में, और ये नीचे सतपुड़ा के दक्षिण में, फिर इसके नीचे एक आती है जिसका नाम अजंता, ब्रंज घाटी, सतपुड़ा अजंता के बीच में इसे रहती है, और फिर गिरती है खंबात की खाड़ी। ये बनाती है ऐश्वर्य। क्या बनाती है? अंग्रेजी में बोलते हैं ऐश्वर्य, हिंदी में बोलते हैं ज्वार नद मुख। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई साहब? ज्वार नद ऐश्वर्य, या फिर क्या बोलते हैं? ज्वार नद मुख, ऐश्वर्य या ज्वार नद मुख। सुनिए ध्यान से, कुल लंबाई 724 ऐश्वर्य बनाती है। नर्मदा भी ऐश्वर्य बनाती है, और दूसरी ताप्ती है, ये भी क्या बनाती है? ऐश्वर्य। डेल्टा मैंने आपको पढ़ाया था उत्तर के विशाल मैदान में। तो डेल्टा में तो क्या होता है, नदी कई छोटी 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 धाराओं में बढ़ जाती है, वो तो होता है डेल्टा। तो एक नदी आई और सीधा धाराओं में नहीं बढ़ती है, सीधा आकर नदी के सागर के साथ एक धारा आई सीधी सागर में मिल गई। इसको बोलते हैं ज्वार नदमुख या ऐश्वर्य बोलते हैं। तो डेल्टा में तो नदी कई धाराओं में बढ़ती है, मुहाने पर आकर फैल जाती है बहुत ज्यादा। इसमें फैलती नहीं है, सीधा पानी आएगा और सागर के अंदर मिल जाएगा। ये होता है ऐश्वर्य। नर्मदा ताप्ती जो नदियां हैं क्या बनाती है? ऐश्वर्य या ज्वार नदमुख, ठीक है ना। तो ये बनाने वाली दोनों नदियां हैं, एक नर्मदा है और एक कौन सी है? ताप्ती। नर्मदा है ताप्ती, ठीक है, नर्मदा ताप्ती, ये आएगा, नर्मदा और ताप्ती आएगा। ऐश्वर्य ज्वार नदमुख बनाती है। ताप्ती का अफवाह बेसिन का 79% किसमें? महाराष्ट्र। ये बात तो समझ में आ गई होगी कि उप एमपी नीचे महाराष्ट्र है, फिर महाराष्ट्र में तो अफवाह बेसिन कहाँ पर आएगा? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र आएगा। 15% एमपी में और 6% कहाँ पर? गुजरात। ताप्ती का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ताप्ती के किनारे एक नगर बसा है जो जिसका नाम है सूरत। कौन सा है? सूरत। सूरत हीरों की कटिंग के लिए प्रसिद्ध है ना, सूरत। और इसके दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, जिनकी सबसे अधिक संभावना होती है, वो दो ही प्रश्न आते हैं। एक तो सूरत नगर, एक आता है काकरापार, और एक है उकाई। कौन सा है? काकरापार और उकाई। काकरापार और उकाई दो परियोजनाएं, एक काकरापार परियोजना और एक कौन सा है? उकाई। काकरापार और उकाई, काकरापार और उकाई, काकरापार और ये परियोजना है, और सूरत नगर, ये सब आपके स्थित है, ठीक है ना। और इसके सहायक नदियों में इसमें पूर्णा, गिरना, बाघुर, अनर, पंजरा, बोरी। पूर्णा, सारे बोलो, पूर्णा, गिरना, बाघुर, अनर, पंजरा और बोरी। सुनो, गोदावरी पढ़ेंगे। दीदी नमस्ते। दीदी क्लास थी? ओके ठीक, बैठ जाओ। हाँ हाँ, ऐसे नहीं करते, मैं कह सकता हूँ, है ना, मैं तो बहन मानता हूँ उनको, मैं तो बोल ही सकता हूँ, गलत थोड़ी, सही बात है ना। चलो आगे देखो, आगे नदी है मांडवी। कौन आती है? मांडवी नदी। कौन सी है? मांडवी को महादेवी कहते हैं। मांडवी को महादेव। सेवा चलाई गई थी, रोरो फेरी। कौन सी सेवा थी? रोरो फेरी, नहीं बताया था मैंने आपको। हाँ, रोरो फेरी। देखो, रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है किस नदी पर? मांडवी पर। ये है रोरो फेरी सेवा। रोरो फेरी सेवा शुरू की गई किसके ऊपर? मांडवी पर। रन ऑन फेरी सेवा। रोरो फेरी सेवा ऐसी सर्विस को कहते हैं, भारत की पहली रोरो फेरी सर्विस शुरू हुई है किस पर? मांडवी। मतलब वह सेवा या ऐसी सेवा होती है जिसमें आदमी भी जा सकते हैं शिप में बैठ करके, जहाज में, और उनके जो व्हीकल्स होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल ले जानी है तो अपने नाव में चढ़ाओ, ट्रक ले जाना है नाव में रखो, गाड़ी ले जानी है नाव में रखो, तो सब मतलब वाहनों का भी क्या हो जाए? परिवहन हो जाए, मानव का भी हो और वाहनों का भी हो, ऐसी परियोजना होती है। ऐसा जो सर्विस होती है, ऐसा जो ट्रांसपोर्ट है, बोलते हैं रन ऑन, है ना। तो ये रोरो फेरी सर्विस है, ठीक है, रोरो फेरी सर्विस मांडवी। तो इसके ऊपर अच्छा एक नदी देखो, ये वाला प्रश्न देखो ध्यान दो इस पर, ये वाली नदी, ये वाली, इसका नाम है टेराकोल नदी। कौन नदी है? टेरा। इसके ऊपर महाराष्ट्र है, इसके ऊपर कौन है? महाराष्ट्र। और इसके नीचे कौन है? गोवा। इसके नीचे कौन है? गोवा महाराष्ट्र दोनों की सीमा बनाती है टेराकोल। कौन नदी बनाती है? टेराकोल। इधर से एक नदी आती है मांडवी। कौन आती है? एक आती है मांडवी, और इधर से आती है ज्वारी। कौन आती है? ज्वारी। तो ध्यान रखिएगा, मांडवी और ज्वारी ये दोनों नदी किसकी? गोवा की। देखो ज्वारी जो मांडवी नदी है, इसके किनारे इसके मुहाने पर नगर कौन सा है? पणजी, है ना। और ज्वारी नदी के समक्ष ये वास्को डी गामा खाड़ी पड़ती है, वास्को डी गामा नगर भी है। और इस ज्वारी के बाईं तट पर एक बंदरगाह पड़ता है, किसका नाम है? मारमा गांव। कौन सा बंदरगाह है? मारमा गांव बंदरगाह। कौन सा है? मारमा। मांडवी नदी पर एक जलप्रपात है दूध सागर। कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात इसके ऊपर मांडवी पर बना हुआ है। अगली नदी पर आते हैं शरावती। कौन नदी आती है? देखो शरावती जो नदी है ना, ये निकलती है, शिमोगा जिला पड़ता है कर्नाटक का। कौन जिला है? शिमोगा या शिवमोगा, है ना, शिमोगा या शिवमोगा एक ही है। तो शिमोगा जिला किसका पड़ता है? कर्नाटक। यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है अम्बु तीर्थ। कौन स्थान है? तो शरावती का उद्गम होता है अम्बु तीर्थ, शिमोगा जिला कर्नाटक। अम्बु तीर्थ, शिमोगा जिला कर्नाटक। नदी कौन है? शरावती। कौन नदी है? देखो इसके ऊपर ना जलप्रपात है, राजा रानी रोवर रॉकेट, राजा रानी रोवर रॉक, और इनको एक नाम दिया गया है, इसका नाम है जोग या गरसोपा। जोग या गरसोपा 253 मीटर ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। लेकिन एक और है वराही नदी। कौन नदी है? कर्नाटक में ही है। किसमें है? कर्नाटक में वराही नदी। और वराही नदी के ऊपर आप चलोगे जलप्रपात बना हुआ है, इसका नाम है कुंचिकल। कौन है? कुंचिकल। और कुंचिकल भाई साहब, कुंचिकल जलप्रपात आपका भारत का सबसे ऊंचा है। अब मैं क्या बताऊं कि राजस्थान की आरपीएससी मानते सबसे ऊंचा जोग, बीपीएससी मानते सबसे ऊंचा कुंचिकल, तो आप कुंचिकल को मान लेना। अगर ऐसा बने कि जहां कुंचिकल सबसे ऊंचा नहीं देखा हो या विकल्प ही ना हो, तो फिर आप स्वाभाविक है कि कौन सा मान लेंगे? जोग, ठीक है ना। अब डिपेंड करेगा पेपर में क्या है, ठीक है ना। तो 253 मीटर जोग है कर्नाटक शरावती, और 455 मीटर कुंचिकल है वराही नदी कर्नाटक के अंदर, ठीक है ना। अम्बु तीर्थ से शरावती का क्या होता है? उद्गम होता है। और 4 अलग अलग छोटे प्रपातों को मिलाकर एक प्रपात कहलाता है आपका जोग, जिसमें है राजा रानी रोवर रॉकेट। जोग का ही नाम है गरसोपा। जोग का नाम क्या है? गरसोपा। एक जल विद्युत परियोजना है शरावती पर, इसी प्रपात के ऊपर, उसका नाम है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना। कौन सी है? महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना, ठीक है ना। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना, ठीक है।
भाई इसको बोलना पिंक शर्ट वाला तेरे आगे जो बैठा है, तेरे आगे जो बैठा है, हाँ इसको इशारा कर, क्या हो गया तुझे? हाँ सिर में तो है ना, अभी ठीक नहीं तेरी, ठीक है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना बनी हुई है और ये महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना, लेकिन तो बोर्ड पे ध्यान दे थोड़ा सा ना तो ठीक होगा, है ना? तो ध्यान कहीं दाएं बाएं दे रहा है ना बेटा, इस पे ध्यान दे थोड़ा। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस पर है? शरावती। किस पर है? शरावती, ठीक है ना, शरावती। कोई भी बच्चा ये बात ना समझे कि मेरा उस पर ध्यान नहीं है ना, मेरा सभी पर ध्यान रहता है कौन क्या कर रहा है। देखो अगली नदी है पेरियार, अगली कौन सी है? पेरियार। नदी कौन सी है? पेरियार, पेरियार है ना भाई, सुनो एक बार। पेरियार जो नदी है, पेरियार, पेरियार नदी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सारी इंपॉर्टेंट नदियां तो, लेकिन पेरियार नदी इंपॉर्टेंट क्यों है उसको सुन लो बस, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके दो प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न तो आता है केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। केरल की नदियों के संदर्भ में दो नदियां, एक नदी सबसे लंबी है, एक नदी सबसे बड़ी। सबसे लंबी हो तो पेरियार है, सबसे लंबी कौन सी है? पेरियार, पेरियार सबसे लंबी है। और सबसे लंबी पेरियार, लेकिन सबसे बड़ी जो है ना वो है भरतपूजा। कौन सी है? या इसको कहते हैं पोन्नानी, क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं नीला, क्या कहते हैं? आप नदी का बड़ा होना और नदी का लंबा होना दो अलग अलग क्वेश्चन है। जैसे गंगा की सबसे लंबी सहायक यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक घाघरा, सही बात है, पढ़ा था हमने। तो ऐसे ही केरल की सबसे लंबी पेरियार, मतलब लॉन्गेस्ट पेरियार, और लार्जेस्ट जिसमें पानी ज्यादा है, ऐसी कौन सी आएगी आपकी? भरतपूजा। कौन आएगी? भरतपूजा। दूसरा ये वाला जो क्वेश्चन है, तो आप इसका क्या कहते हैं? पेरियार का वो बांध आते हैं, एक डैम है केरल में इस पेरियार पर, इसका नाम है इडुक्की। कौन सा बांध है? कौन बांध? इडुक्की बांध, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट बांध है। इडुक्की बांध बहुत महत्वपूर्ण है, इडुक्की बांध को रट लेना, इडुक्की बांध पेपर में पूछने की बहुत संभावना है कि इडुक्की जो बांध है वो किस नदी पर है? पेरियार, है ना। और दूसरा तो नहीं पूछेगा, उसका नाम है मुल्ला पेरियार। कौन सा बांध है? तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि मुल्ला पेरियार मतलब पेरियार नदी पर है, और चूंकि नदी का संबंध किससे? केरल से, इसलिए मुल्ला पेरियार बांध किस में आएगा? केरल राज्य। इडुक्की को रटना है, इडुक्की को, इडुक्की बांध केरल पेरियार, केरल पेरियार इडुक्की, केरल पेरियार इडुक्की, केरल पेरियार इडुक्की, केरल पेरियार इडुक्की, मतलब केरल राज्य, पेरियार नदी पर इडुक्की बांध, केरल पेरियार इडुक्की, ठीक है ना, रट लोगे ना, केरल पेरियार इडुक्की। ये शिवगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, तमिलनाडु। कहां से निकलती है? शिवगिरी की पहाड़ियां, तमिलनाडु। और केरल की सबसे लंबी नदी मानी जाती है कि इस पेरियार नदी के किनारे कौन सा नगर है? कोचे। कौन नगर है? कोचे। लंबाई 244, इस पर दो डैम, एक का नाम है मुल्ला पेरियार, एक का नाम है इडुक्की, और इसके किनारे एक वो है टाइगर रिजर्व है, इसका नाम पेरियार टाइगर रिजर्व। एक नदी वो है पंबा या पंपा, केरल की नदी है पंबा या पंपा। देखो इसको दक्षिण भारत की भागीरथी, दक्षिण भारत की भागीरथी, दक्षिण भारत की भागीरथी कौन है? पंबा या पंपा, पंबा या पंपा, पंबा या पंपा, बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है। इसको कहते हैं केरल की क्या कहते हैं? भागीरथी, केरल की भागीरथी, दक्षिण भारत की भागीरथी, केरल की भागीरथी या दक्षिण भारत की भागीरथी कौन है? पंबा या पंपा। एक मंदिर है सबरीमाला, कौन मंदिर है? ये किसके किनारे है? पंबा या पंपा, पंबा या पंपा किनारे कौन सा मंदिर है? सबरीमाला। कौन सा मंदिर है? सबरीमाला। और सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है, भगवान अयप्पा को समर्पित है। कौन सा मंदिर? सबरीमाला, भगवान अयप्पन को समर्पित है सबरीमाला मंदिर, जो कि आपका केरल के अंदर है, और इसको पंपा नदी के किनारे स्थित आएगा, पंपा के किनारे है सबरीमाला मंदिर, ठीक है, ध्यान रखना। भरतपूजा केरल की सबसे बड़ी, बड़ी मतलब लार्ज, और सबसे लंबी कौन है? पेरियार, सबसे लंबी पेरियार, ये आएगा। अब ये तो हो गई जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अब वे नदियां दक्षिण भारत की जो गिरती हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बस ज्यादा नहीं है, 15 मिनट और चलेगा मुश्किल से, है। सुनो भाई, एक नदी है स्वर्ण रेखा, कौन नदी है? स्वर्ण रेखा, कौन नदी है? स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी निकलती है रांची पठार से। कहां से मिलती है? रांची का पठार। एक स्थान पड़ता है चूला पानी, कौन स्थान पड़ता है? तो रांची पठार पर स्थान पड़ता है कौन सा? चूला पानी, इससे निकलती है। सॉरी, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नहीं, स्वर्ण रेखा से पहले कौन आती है? दामोदर, है ना, दामोदर नदी। देखो एक बार, आपने फरक्का से एक नदी देखी थी, और फरक्का से जो निकलती थी वो कौन सी थी? हुगली, पढ़ा था पीछे आपने, तो हुगली नदी। अच्छा, स्वर्ण रेखा तो सीधी जाती है बंगाल की खाड़ी, स्वर्ण रेखा निकलेगी रांची से निकलेगी, और फिर वो बंगाल उड़ीसा से बहती है, और स्वर्ण रेखा गिरती है जाकर किसी बंगाल की खाड़ी में। लेकिन ध्यान रखना, दामोदर नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाती है, लेकिन सीधी बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती। दामोदर चूला पानी से निकलती है, झारखंड में रांची पठार चूला पानी से निकलेगी दामोदर। और दामोदर नदी पहले मिलती है हावड़ा के अंदर, किसमें? हुगली में। हुगली वितरिका है गंगा की, हुगली किसकी वितरिका है? गंगा, हुगली गंगा की वितरिका है, और इस हुगली में मिलती है पहले दामोदर। रांची पठार से दामोदर निकलती है, रांची का पठार, इस रांची के पठार से निकलती है, और रांची के पठार से निकल करके रांची के पठार से निकलती है, और ये जो निकल करके और फिर ये बहती है इधर बंगाल में। बंगाल का शोक भी किसको कहते हैं? दामोदर। पहले था शोक, अब शोक नहीं। शोक का मतलब है जो बाढ़ लाए, जिससे नुकसान हो, वो शोक कहलाती है, ठीक है। अब सुनो, दामोदर के बारे में जो फेमस क्वेश्चन है वो एक तो ये है, रांची पठार चूला पानी से निकलती है। एक इसका बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि इसको कही जाती है भारत की राइन, क्या कही जाती है? इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं जब मैंने आपको पढ़ाया था छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि दामोदर नदी के जो घाटी है इसमें कोयले के भंडार पाए जाते हैं। किसके भंडार? कोयले के भंडार मिलते हैं दामोदर नदी की घाटी में, ठीक है ना। और दामोदर नदी की तुलना फिर किससे कर देते हैं? किससे करते थे? राइन से कर देते हैं। राइन कहाँ की है? जर्मनी, जर्मनी है ना, तो जर्मनी की राइन से इसकी क्या करते हैं? तुलना करते हैं, ठीक है ना। कोयला नदी भी कौन सी कहलाती है? दामोदर कहलाती है, दामोदर कहलाती है भारत की कोयला नदी, बंगाल का शोक। अब सुनो, बाढ़ आती थी बहुत ज्यादा, तो हमने देखा कि अमेरिका के अंदर एक नदी है मिसिसिपी मिसौरी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी। और मिसिसिपी मिसौरी की एक सहायक नदी है टेनेसी, कौन सी है? टेनेसी। मिसिसिपी मिसौरी की सहायक कौन है? टेनेसी। टेनेसी नदी की बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका ने टेनेसी परियोजना बनाई, और उसी के तर्ज पर भारत में जो परियोजना स्थापित हुई सबसे पहले वो दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई 1948। और दामोदर घाटी निगम क्या करा? इसने इस परियोजना की स्थापना की। इसके अंतर्गत दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर क्या बनाए गए? डैम बनाए गए, ताकि हर एक सहायक नदी और दामोदर नदी क्या कर सके? अपने उसके बहाव को नियंत्रण कर सके। और ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 भारत की पहली है। किसके तर्ज पर बनाई गई? टेनेसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर, टेनेसी के तर्ज पर बनाई गई, ठीक है ना। तो एक बात हो गई आपकी। अब इसमें जो नदियां हैं उसमें बोकारो है, कोनार है, बराकर है ना। तो ये तीन बड़ी महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक बोकारो है, एक कोनार है, और एक कौन सी है? बराकर। बोकारो, कोनार और बराकर। और जो दामोदर है इसके ऊपर एक परियोजना बनी है, इसको बोलते हैं तेनू घाट। कौन है? तेनू। इस पर एक और परियोजना है, इसको बोलते हैं पंचेत। कौन बांध है? पंचेत। और इसकी सहायक कौन? बराकर नदी के ऊपर तिलैया बांध है, और एक कौन सा है? मैथोन। तिलैया और कौन सा है? और इसी के नजदीक में, इसी बराकर नदी के पास में ही है कोडरमा, है ना, कोडरमा पड़ता है ना।
कोडरमा, कोडरमा तो बड़ा फेमस है ना, कोडरमा बड़ा फेमस है ना। कोडरमा क्या कहते हैं? भारत की अभ्रक राजधानी। तो तेनू घाट परियोजना है, पंचायत है ना, ये सब इसके ऊपर स्थापित किए गए हैं ताकि इसको नियंत्रित किया जा सके। अगला आपका राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में इन नदियों को आप देखो, कई बच्चे कंफ्यूज हो रखे हैं कि कौन सी पीडीएफ निकलवानी है ना। तो ये पीडीएफ जरूर निकलवानी है क्योंकि इस पीडीएफ में डायग्राम्स बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो वैसे डायग्राम नोट्स में नहीं है, ठीक है ना। अब ये डायग्राम नोट्स में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, ये वाला डायग्राम भी नोट्स में नहीं मिलेगा। तो हाँ, इसमें एक तो ये पीडीएफ निकलवा लेना, ठीक है। और दूसरी जो पीडीएफ है ना, जो आप अपने पास रखोगे, वो 169 जो पेज की है, उसको अपने पास में रखना। 169, हाँ 169 हाँ जो निकलवा रखा है 169 की जो पीडीएफ है ना, 169 पेज, उसमें सारे टॉपिक है, उसमें कोई टॉपिक छूट नहीं है। उद्योग, आप कहोगे कि उद्योग नहीं है, तो उद्योग तो इकोनॉमिक्स वाले से करवाएंगे, ठीक है, इंडस्ट्री उद्योग इकोनॉमिक्स वाले से करवाएंगे, बाकी सब टॉपिक उसमें कवर हो रखे हैं, ठीक है। खनिज भी है, परिवहन भी है, जनगणना भी है, कृषि भी है, सब उसमें टॉपिक है। परिवहन सब उसमें है ना, नदी, जलवायु, मिट्टी, वन रिपोर्ट, हिमालय, मैदान, नदी, सब है उसमें, ठीक है ना। 169 पेज प्लस ये वाला जो पीडीएफ नदी वाला, ये दोनों पेज रखना है, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारा टॉपिक लिखा हुआ है। आप सुनो, एक बेटा इधर प्लीज, इधर ध्यान दो, इधर देखो। इसमें उड़ीसा में जो नदी आपको दिख रही है, उसमें सबसे पहले ऊपर से एक नदी कौन आती है? स्वर्णरेख। कौन आती है? स्वर्णरेख। बेसिकली स्वर्ण रेखा का उद्गम जो है ना, वो स्वर्ण रेखा का उद्गम होता है कहां से? झारखंड। रांची पढ़ाई क्षेत्र से होता है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा रांची पढ़ाई से निकलती है, फिर ये बहती झारखंड से, और फिर ये आती है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल फिर जाती है उड़ीसा। तो झारखंड से निकलेगी, पश्चिम बंगाल जाएगी, फिर उड़ीसा जाएगी, उड़ीसा से बहकर गिरती है बंगाल की खाड़ी। इसमें एक नदी आकर मिलती है, इसका नाम है खरकई। एक इसमें मिलती है करकरी, खरकई, करकरी, और एक कांची। कौन सी है? कांची नदी का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। कांची नदी पर स्थित जलप्रपात है, उसका नाम है कौन सा? दसम। कौन सा है? दसम। कांची के ऊपर जलप्रपात कौन सा है? दसम। और कांची, खरकई और करकरी, कांची, खरकई और करकई स्वर्ण रेखा की सहायक है। सुनो एक बात को ध्यान दो, खरकई नदी इस तरीके से आपकी आई। खरकई नदी जहां पर मिला करती थी, यहाँ पे एक छोटा सा गांव हुआ करता था, उस गांव का नाम था साकची। कौन सा गांव था? साकची गांव। कौन सा गांव था? साकची नहीं, साकची, हाँ साकची नहीं, साकची, साकची गांव है ना। फिर ये नहीं है, अच्छा ये साकची। तो खरकई जहां मिली, खरकई जहां पर मिली, वहां पर जहां दामोदर खरकई मिली, वहां पर आए जमशेद जी टाटा। उन्होंने कहा भाई हम जमीन चाहिए यहाँ पर, तो क्यों चाहिए? हमें लगाना है प्लांट। किसका प्लांट लगाओगे? बोले हम प्लांट लगाएंगे आयरन और स्टील का, ठीक है ना। और क्या नाम रखोगे? बोले हम नाम रखेंगे टिस्को। क्या नाम रखेंगे? टिस्को। 1907। कौन सा वर्ष? 1907। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को की स्थापना कर दी। कौन से गांव में? साकची। वो साकची गांव अब वर्तमान में कहलाता है जमशेदपुर। क्या कहता है? जमशेदपुर या टाटानगर उसको कहते हैं, ठीक है ना। 1907 में ये प्लांट स्थापित हुआ, 1911 में उत्पादन शुरू हुआ, 11 में उत्पादन शुरू हो गया, ठीक है ना। तो स्टील का प्रोडक्शन शुरू हुआ 1911, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ तक का ये मामला है। और इस नदी के ऊपर एक जलप्रपात है झारखंड में, इसका नाम है हुंडरू। कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात, ठीक है ना। हुंडरू जलप्रपात है। और स्वर्ण रेखा को कहते हैं जैव मरुस्थल। क्या कहते हैं? जैव मरुस्थल कहते हैं, जैव मरुस्थल। हमारी और भी क्लास है इसके बाद में, लास्ट क्लास है। तो जैव मरुस्थल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ चला जाता है इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्री का अपशिष्ट जाएगा तो जितने भी जैव जीव जंतु होंगे वो सब उसमें मर जाएंगे। इसलिए इसमें कोई प्रकार की मछलियां वगैरह इसमें पाई नहीं जाती। इसी वजह से जीव नहीं होने की वजह से कहते हैं जीवों का मरुस्थल, कि जीव नहीं है। मरुस्थल का मतलब जहां पर जीव जंतु पेड़ पौधे ना, वो मरुस्थल होता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या होगा? जलीय मरुस्थल है ना। तो जलीय मरुस्थल या जैव मरुस्थल किसको कहते हैं? ये कहते हैं स्वर्ण रेखा। हुंडरू जलप्रपात बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और खरकई, कांची, करकरी सहायक है। खरकई और स्वर्ण रेखा के संगम पर कौन सा शहर है? साकची गांव था, और वहां पर बन गया जमशेदपुर। टिस्को की स्थापना हुई 1907, उत्पादन शुरू हुआ 1911, उत्पादन शुरू 1911। ये बातें याद रखी है। आज के लिए इतना ही काफी है।